कि जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डिसीजन ट्री। ठीक है। अब ये डिसीजन ट्री बेसिकली क्या करता है, ये आपके जो भी क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम रहता है इन दोनों को सॉल्व आउट करता है। ठीक है। जैसे आपका एसवीएम कैसे करता था क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम को, उसी तरीके से आपका डिसीजन ट्री क्या करता है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम दोनों को सॉल्व करता है। जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसको बोलते हैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर, और जो रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसको बोलते हैं डिसीजन ट्री रिग्रेसर। ठीक है। तो इस तरीके से रहता है बेसिकली। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग, अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, इसमें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्री। ठीक है। ये क्या करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of all the possible solution to any decision। मतलब कोई भी क्वेश्चन का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उन सभी को अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्री के तरीके से अगर आप देखोगे, तो वो उसको आप क्या बोलोगे, डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम है, उसको आप क्या चाह रहे हो, मल्टीपल तरीके से, जैसे नहीं होता है कि एक एक मतलब एक क्वेश्चन है, उसको सोचने के मल्टीपल मल्टीपल तरीके हैं, राइट। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कुछ और हो सकता है, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है। तो डिसीजन ट्री इज बेस्ड ऑन दैट ओनली। ठीक है। तो डिसीजन ट्रीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है। अब अगर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आपको बताऊंगा, बट देखते हैं इसमें भी, कैसे कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो एकदम छोटा सा प्रॉब्लम लेके चलता हूँ। ठीक है। मैंने लिखा कि क्या मैं भूखा हूं, एम आई हंग्री। तो क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल सोल्यूशन, यस, नो। ठीक है। अब यस है, तो मैंने एक और इसमें सॉल्यूशन दे दिया कि क्या मेरे पास 50 रुपए हैं, कि क्या मेरे पास 50 रुपए हैं। तो इसके भी दो पॉसिबल सॉल्यूशन, यस या नो। ठीक है। अब यस में होगा, अगर मेरे पास 50 रुपए हैं तो आई विल ईट बर्गर। और मेरे पास नहीं है, मेरे पास अगर 50 रुपए से कम है, मतलब अगर 50 रुपए है या 50 रुपए से कम है या जो भी है सॉल्यूशन, तो उसके उसके बेसिस पे क्या होगा कि मैं बोलूंगा कि मैं बिस्किट खा लूं। ठीक है। अब मैं हंग्री नहीं हूं, तो इसके बाद कुछ भी बन ही नहीं रहा है सोल्यूशन, तो मैंने बोला गो टू स्लीप। अब आप देख रहे हो, ऐसे ओपिनियन आप डे टू डे लाइफ में भी लेते हो ना। अगर मैं डे टू डे लाइफ का आपसे चर्चा करूं, तो आप यही बताओगे ना कि सर बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, बट जो सिंगल क्वेश्चन होता है वो एक ही होता है। ठीक है। अब जैसे नहीं होता है कि हाँ, आप लोग घर में आ गए, फैमिली है आपके यहाँ। अब आप समझते हो कि कौन सा एसी खरीदना चाहिए, कौन सा फ्रिज खरीदना चाहिए, कौन सा लाइक अलमीरा खरीदना चाहिए। अब इसमें ओपिनियन बनते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया एक बिजनेस प्रॉब्लम इस तरीके से कि आप एसी खरीदने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप क्या इसका सोल्यूशन क्या ले सकते हो, आपके पास पैसे हैं या नहीं। ठीक है। अब इसमें भी अगर पैसे हैं, तो क्या वो उस बजट के हिसाब से है जो जिस कंपनी का आप खरीदना चाहते हो। तो मैंने बोला कि पैसे आपके पास हैं, तो मैंने बोला कि अगर आपके पास 50K है क्या, तो आपने बोला कि यस है, और आपने बोला कि नो नहीं। अब अगर यस है, तो आपने बोला कि मैं सैमसंग का लूंगा एसी। और अगर 50K नहीं है, तो मैंने बोला कि मैं ले ले रहा हूँ, सबसे सस्ता वाला कौन होता है, गोदरेज, गोदरेज का।
समझ में आया? अब यस में आपने हाथ भरा है, यस क्या है आपका, ये यहाँ पे उसी के बेसिस पे आगे कंडीशन जम रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ भी नहीं ले रहे, कुछ ना कुछ तो आप ले रहे हैं। अब नो नहीं है, तो आपने बोला कि नहीं है मेरे पास, मतलब मुझे एसी नहीं खरीदना है। तो मैंने बोला कि हो सकता है कि आपको कुछ नहीं खरीदना है, या हो सकता है कि आपको कूलर खरीदना हो। समझ रहे हो? इस तरीके से आप बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम को देख सकते हो, इस तरीके से होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं प्रैक्टिकली कैसे एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ आपको। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले ले। तो मैंने कुछ और एग्जांपल ले लिया, देखिए। तो मैंने क्या करा, एक क्लास बना लिया, ठीक है, एक मैंने जेंडर कॉलम बना लिया। मैं बनाने का सिखा रहा हूँ कैसे, आप सोच रहे हो। और मैंने लिख दिया सपोज कि ये हॉस्टल में है कि नहीं, स्टे इन हॉस्टल और नॉट। ठीक है, अब मैंने बोला कि भैया क्या कंसीडर कर रहा, क्लास अगर 9 है और ये जेंडर मेल है तो स्टे कर रहा है हॉस्टल में। ठीक है, ऐसे ही रैंडमली मैं ले रहा हूँ। 10 है, फीमेल है, हॉस्टल में स्टे नहीं कर रहा है, कर रही है। 8 है, फीमेल है, हॉस्टल में स्टे कर रही है। इस तरीके से रैंडम रैंडम मैं नंबर ले रहा हूँ। 11 है, फीमेल है, तो हॉस्टल में स्टे कर रही है। ठीक है, मतलब कर रही है या कर रही है बेसिकली। अगर 10th है, फीमेल है या मेल है, हॉस्टल में स्टे नहीं कर रहा है। आप देख पा रहे हो, मल्टीपल तरीके का आप सोल्यूशन और अजम्पशन बना सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये सारे आपके कॉलम है जो कि डेटा दिया हुआ है आपके पास। क्या है, डेटा आपके पास दिया हुआ है। अब आपने बोला कि मान लेते 11 है, मेल है, हॉस्टल में रह रहा है। ऐसे बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं। अब मैंने बोला कि भाई ये सारा आपका कंडीशन हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैंने आपसे पूछा कि जिसका क्लास 8 है और जेंडर फीमेल है, उसको आप प्रिडिक्ट करके बताओ कि वो हॉस्टल में है या नहीं है, या रहेगी या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेटा। क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? ऑफ कोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो वापस आते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं ले लिया। अब आपको कैसे करना पड़ेगा, ट्री के तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मान लेते हैं कि मैं एक क्लास बना रहा हूँ जेंडर का, ठीक है, और एक बना रहा हूँ नॉर्मली क्लास का, जो 8 9 10 11 ये सारा है। तो मैंने बना दिया मेल, मेल का एक क्लास बना दिया, फीमेल का भी बना सकते हैं। तो मैंने बोला कि मेल, क्या ये मेल है? यस। और जो नहीं है नो, तो ये नो वाले क्या हो गए, फीमेल हो गए। समझ में आया? अब मैंने बोला कि क्या वो 8 के हैं, 9 के हैं, 10 के हैं, 11 के हैं। ठीक है, 8 के हैं, 9 के भी हैं, 10 और 11 के सपोज नहीं है या है, तो लिख दो नो या यस, जो भी तरीके से। मैंने बोला कि 8 और 9 के मतलब क्या, कि जो मेल है क्या वो 10 और 11 क्लास के हैं? तो मैंने बोला कि हाँ है। अगर ऊपर मैंने लिखा हुआ है तो मैंने बोल दिया कि हाँ है, और मैंने बोल दिया कि 10 और 11 के नहीं है। ऊपर से डेटा देख लीजिएगा, अगर रहेगा तो यहाँ पे एन, यहाँ पे यस लगा दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। मेल नहीं है मतलब क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो ये फीमेल है। अब मैंने बोला कि क्या 8 के हैं, 9 के हैं, 10 के हैं, 11 के हैं? तो आपने बोला कि हाँ 8 के हैं, या इसके नहीं है, या इसके हैं, इसके नहीं है। इस तरीके से आपने एक क्लास बना के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी। ठीक है, अब दूसरा क्लास क्या बन सकता है? मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ क्लास लाइक 8 9 10। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 8 9 10 11, इसके बेसिस पे मैंने बोला कि भाई जेंडर के बेसिस पे बता दो। 9 में मेल है क्या, फीमेल है क्या? 8 में मेल है क्या, फीमेल है क्या? 10 में मेल, फीमेल, 11 में मेल, फीमेल। अब जितना रहेगा उसमें यस या नो, यस नो, यस नो, बेसिस ऑफ दैट। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि क्या होने वाला है, अगर वो हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप बहुत सारे सॉल्यूशन का, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन का इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपने क्या करा, सिर्फ जेंडर लिया एंड क्लास लिया। अब सोच के देखो कि अगर रियल डेटा पे आप अगर काम कर रहे हो,
तो उसमें तो बहुत सारे कॉलम है ना, C1 C2 C3 C4। अब सोचो सब में आप ऐसे करोगे, सोचो इसमें भी फीचर बनाओगे, इसमें भी फीचर बनाओगे, इसमें भी फीचर बनाओगे, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सोच के देखो आप। ठीक है, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट फिर भी हम लोग इसको डिसीजन ट्री से इसको सॉल्व आउट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने देखा, किस तरीके से हम लोगों ने करा। आया क्या, किस तरीके से हम लोग इसको देख पा रहे हैं यहाँ तक। अरे अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर, हाँ ये अनम्यूट नहीं हो रहा था। यस सर। अरे आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब बोला तो करो यार। ये चल, अनम्यूट नहीं हो रहा था सर मेरा, इसलिए। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखते हैं डिसीजन ट्री में और भी क्या क्या चीजें हो सकती है। अभी तो मैंने बेसिक बताया। मैं देख रहा हूँ अब डिसीजन ट्री में टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो यूज होते हैं। डिसीजन ट्री को बोला जाता है अपसाइड डाउन ट्री। अपसाइड डाउन डिसीजन ट्री मतलब क्या, कि अगर आप देखे होगे पेड़ पौधा देखते होगे तो मतलब क्या होता है, ऊपर इसका रहता है लीफ वगैरह, नीचे इसका क्या रहता है, रूट्स रहता है। तो ये आपका होता है ट्री। बट डिसीजन ट्री में क्या होता है, जो ये रूट होते हैं ये ऊपर रहते हैं, मतलब डिसीजन ट्री ऐसे बनता है। मतलब डिसीजन ट्री ऐसे बनता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, इसी टर्मिनोलॉजी में आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो आपने स्टार्टिंग में जो लिया था क्लास, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रूट नोड। अब मैं ये पूरा बनाकर दिखाऊंगा कैसे किसको क्या बोलते हैं, और डिसेंट्री में ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी होते हैं उसको हम लोग देखते हैं कैसे कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहला होता है रूट नोड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस नोड। मतलब यहीं से ट्री स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब क्या, इंटायर ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम रूट नोड। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये बेसिकली शो करता है क्या, आपके डेटा का पॉपुलेशन क्या है, आपके डेटा में क्या होने वाला है, आप डेटा में क्या सेलेक्ट करने वाले हो। बेसिकली किससे सेलेक्ट करते हैं हम लोग, रूट नोड से। ठीक है, आपको ये भी सजेस्ट करता है कि आप कौन से कॉलम को चूज करो एज अ रूट नोड, इसका मेथड होता है। बट इवेंचुअली रूट नोड ही डिसाइड करता है कि आप कौन से कॉलम को सेलेक्ट। सेकेंड होता है आपका लीफ नोड। ठीक है, अब लीफ नोड बेसिकली क्या आता है, जब आप एंड पे पहुंच जाओगे, इट इज एंड ऑफ ट्री। मतलब क्या, लीफ क्या होता है, सबसे लास्ट का पार्ट होता है। मतलब अगर ट्री अगर सही से रहे तो लीफ फर्स्ट पार्ट होता है। बट अगर ट्री उल्टा रहे तो ट्री लीफ नोड क्या होगा, एंड ऑफ द ट्री। ठीक है, अगर आप लास्ट में डिसीजन बना लेते हो पूरा यस या पूरा नो में कि हाँ भाई कुछ खरीदने जा रहे हो नहीं जा रहे हो, यस नो पूरा आपका हो जाएगा फाइनली, तो वो किसके बेसिस पे रिप्रेजेंट होता है, लीफ नोड के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आपको इसके बारे में तो इट इज द नोड व्हेन you will reach at the end of tree and from that point you will not be able to segregate it, not be able to segregate it। मतलब क्या, कि जब लीफ नोड आपका अचीव हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं फिर से। लीफ नोड हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका होता है यहाँ पे, अरे यार माउस किधर जाता है,
उसके बाद आपका होता है नेक्स्ट स्प्लिटिंग। अब ये स्प्लिटिंग क्या बोलता है? स्प्लिटिंग बेसिकली डिवाइड करता, रुकिए थोड़ा सा होल्ड करिए, थोड़ा सा होल्ड। हेलो। हाँ भाई। अब स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग क्या बोलता है कि आपने अभी देखा ना, एक आपने नोड बनाया, इस नोड को आपने दो या तीन पार्ट में डिवाइड करा। वो किसके हेल्प से कर रहे हो आप? स्प्लिटिंग। तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग नोड इनटू टू और मोर सब नोड्स। मतलब क्या, ये आपका मेन नोड है, उसके अंदर जो भी आपके नोड्स डिवाइड होंगे उसको क्या बोलेंगे? सब नोड्स। ऑन द बेसिस ऑफ, आप ऐसे तो डिवाइड नहीं कर देंगे ना, ऐसे तो इसको लाइक अलग अलग पार्ट में तो नहीं करेंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। गाइस ट्राई करिएगा कि जब मैं ये नोट्स दूं उसी समय लिखने का, क्योंकि थोड़ा सा हैंड राइटिंग बिगड़ जाता है इसमें लिखने में। तो आप अभी लिख लोगे ना, मतलब थोड़ा सा टाइम देके आज या कल में, तो आपको ये दिखेगा। बट अगर आप सोचोगे कि एक वीक दो वीक बाद, तो ये फिर समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अब जो ये सब नोट्स हैं, सब नोट्स कैसे फॉर्म होता है? इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। अब ये कैसे होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय, आप ट्री को ध्यान में रखो ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ ट्री, और वी कैन से स्प्लिटिंग ऑफ नोड। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है आपका इसमें चाइल्ड नोड। ठीक है, चाइल्ड नोड। अब इसको क्या बोलते हैं? मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो रूट नोड को हम लोग क्या बोलेंगे? फिर से मैं बता देता हूँ। रूट नोड जो है आपका सबसे स्टार्टिंग, उसको बोलेंगे हम लोग पेरेंट। ठीक है। तो चाइल्ड नोड किसको बोलेंगे? कि जो भी रूट नोड से जो भी फॉर्म होकर आया है, जो भी रूट नोड से फॉर्म होकर आया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चाइल्ड। मतलब क्या? all other nodes, whatever the other nodes are which are formed with the help of parent node, that is known as what? Child. Like all other nodes formed from the parent node is child. ठीक है। अब इसमें देखते हैं किस तरीके से देखते हैं। तो डिसीजन ट्री को मैंने क्या बोला? अपसाइड डाउन ट्री। मतलब क्या, रूट जो रहेगा वो टॉप पे रहेगा, और जो आपका लीफ जो रहेगा वो बॉटम पे रहेगा। ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें कुछ टर्म टर्मोलॉजी अब ध्यान में रखते हैं इसमें, कि अ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ टू डिटरमाइन नंबर ऑफ लीफ नोड। ठीक है, हाउ टू डिटरमाइन नंबर ऑफ लीफ। ठीक है। तो इसका इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास n नोड्स हैं, ठीक है, आपके पास n नोड्स हैं, देन आप नंबर ऑफ लीफ नोड्स कैसे डिटरमाइन कर दोगे? तो इसको डिटरमाइन करते हैं L इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या होता है? नंबर ऑफ लीफ नोड्स। कैसे डिटरमाइन करोगे? इसके हेल्प से। इजी सा एक्सपेंशन है। ठीक है। अब आप समझ के देखो कि मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ नोड्स निकालना है।
अभी आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ लीव्स निकाला। अब नंबर ऑफ नोड्स निकालना है, तो कैसे निकालिएगा बताइए। एल इक्वल टू क्या लिखा था आपने, n+1/2। अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि n निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे, 2l-1। ये क्या आ जाए, नंबर ऑफ नोड्स। गैस समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस सर, यस। एकदम बेसिक से मैं आपको, एकदम बेसिक से आपको मैं करा रहा हूँ, इस तरीके से देखिए कि कैसे हम लोग इसमें कंसीडर कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। नॉर्मल मैथ्स चलेगा, थोड़े से थ्योरेटिकल स्किल्स चलेंगे, एंड ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजी होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, देन मैं आपको शो करता हूँ क्या क्या हो सकता है। तो जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हो जाता है, जैसे आपका ट्री, मतलब लीफ नोड आपको मिल ही नहीं रहा है। लीफ नोड आपको मिल ही नहीं रहा है, मतलब कि आपको कंप्लीट यस या कंप्लीट नो मिल नहीं रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा प्रूनिंग। प्रूनिंग समझते हो ना, जब पेड़ पौधे अनइवन बढ़ने लगते हैं तो आप कटाई छटाई करते हो ना, वही होता है प्रूनिंग। ठीक है। प्रूनिंग बेसिकली क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड ब्रांचेज। समझ में आया, रिमूवल ऑफ अनवांटेड ब्रांचेस एंड लिव्स। तो ये दो तरीके के, एक होता है प्री प्रूनिंग और एक होता है पोस्ट प्रूनिंग। रिच लोगों के घर पे नहीं देखते हो, मतलब वो जो गार्डन लगा हुआ होता है, वो कैंची से काटा वाटा जाता है, वही उसी तरीके से समझ लोगी। ठीक है। तो ये क्या होता है, प्री प्रूनिंग एंड पोस्ट प्रूनिंग। ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों किया जाता है कि अगर आपको लीफ नोड नहीं मिल पा रहा है, लीफ नोड नहीं मिल पा रहा है, तो आपका जो डेटा है वो क्या होने लगेगा, ओवर फिटिंग होने लगेगा। ठीक है। अब ओवर फिटिंग होने लगेगा तो आपका मॉडल अच्छा काम नहीं करेगा। तो उससे बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्री प्रूनिंग एंड पोस्ट प्रूनिंग। तो अब से अगर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई वी यू पीपल यूज टू परफॉर्म प्रूनिंग ऑपरेशन, टू, क्यों करेंगे, इन ऑर्डर टू डिक्रीज ओवर फिटिंग और इन ऑर्डर टू नॉट द गेट द केस ऑफ ओवर फिटिंग, ओवर फिटिंग का केस नहीं मिले, इसलिए आप क्या करोगे, प्रूनिंग ऑपरेशन। समझ में आया ये सारी चीजें। चलिए, तो ये सारा चीज मैंने बताया। अब इसको थ्योरेटिकली स्किल्स के साथ साथ प्रैक्टिकली स्किल्स पे भी मैं ध्यान दूंगा, और किस तरीके से इसमें मेजर करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, वो देखते हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा स्लाइड्स, देख पा रहे हैं स्लाइड्स मेरा, ये विजिबल है। यस सर। चलिए ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं डिसीजन ट्री को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारा चीज तो मैंने आपको पहले बता दिया है। सुपरवाइज अनसुपरवाइज्ड, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारे मॉडल्स। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए, देखिए, अब आप यहाँ पे देखो कैसे डिसीजन बनता है, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली अब दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे रूट नोट बनाया कि भैया कौन सा वेजिटेबल है यहाँ पे। ठीक है। तो डिसीजन ट्री क्या बोलता है, देखो आप डेफिनेशन देखिए। डिसीजन ट्री इज अ ट्री शेप डायग्राम यूज्ड टू डिटरमाइन एनी कोर्स ऑफ एक्शन। ईच ब्रांच ऑफ ट्री रिप्रेजेंट अ पॉसिबल डिसीजन, अकरेंस और रिएक्शन। मतलब हर एक डिसीजन जो आप बना रहे हो, वो कुछ ना कुछ, वो हर एक जो आप ब्रांच देख रहे हो, वो किसी न किसी पॉसिबिलिटी का डिसीजन है। तो मैंने बोला कि क्या कलर रेड है, मैंने ऐसा बोला। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है, क्या कलर रेड है आपके पास, तो आप बोलोगे कि नहीं, कलर रेड है क्या। तो आपने बोला कि नहीं, और आपने बोला हाँ। तो कलर अगर रेड नहीं है, तो ये जो ब्रिंजल का आइटम जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, इस कलर रेड, तो आपने बोला फॉल्स। तो जो रेड कलर के फ्रूट्स, मतलब सब्जियां नहीं थी, वेजिटेबल नहीं था, वो अलग हो गया। तो कौन सा अलग हो, ब्रिंजल अलग हो गया। ठीक है। अब फिर आपने क्या करा, यहाँ पे देखिए, क्या रेड है, तो आपने बोला हाँ ट्रू। बट ट्रू होने से क्या हो गया कि यहाँ पे नॉर्मल मिर्ची और शिमला मिर्ची दोनों आ गए। अब आपको क्या करना, अलग अलग सबको करना है। तो आपने एक और क्राइटेरिया रखा, क्या उसका डायमीटर मोर देन 2 सेंटीमीटर है, मतलब उस तरीके से आपने देखा। तो आपने बोला कि मोर देन 2 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो आपने बोला कि नहीं है, और आपने बोला कि हाँ है। तो जो नहीं है वो छोटा वाला मिर्ची आ गया।
और जो है वो शिमला मिर्ची आ गया। सोच रहे हो, मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, डेटा साइंस में आपको कुछ चीजें टफ लग सकती है, बट कुछ चीजें इतनी अच्छी लगेगी, मतलब इजी लगेगी कि आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके देख सकते हैं। समझे? अब देखते हैं और भी इसमें कैसे किस तरीके से चीजें हो सकती हैं। तो देखिए, तो मैंने आपको जैसे बताया कि लॉजिक क्या होता है इसका, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, और आप क्या बनाते हो, डिसीजन बनाते हो, और उसी डिसीजन के बेसिस पे आप अपने रूट नोड को डिवाइड करते हो, राइट? देखिए, तो ये आपका जो होता है इस तरीके से बनता है, डिसीजन नोड हुआ, इसको आप क्या बोल रहे हो, रूट नोड बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने डिवाइड किया इसको, तो ये भी डिसीजन नोड बन गया, ये भी डिसीजन नोड बन गया, ठीक है। बट अब डिसीजन नोड बनने के बाद इसको अगर आप बोलोगे, तो इसको आप बोल सकते हो सब नोड, SUB सब नोड, और आप बोल सकते हो सब ट्री, मतलब ट्री के अंदर एक और। तो आपने देखा डिसीजन नोड, अब डिसीजन नोड बनाने के बाद आपके यहाँ पे मिल गया लीफ नोड और लीफ नोड। आपका पर्पस तो यही है ना कि आपको लीफ नोड मिल जाए, मतलब एक डिसीजन मिल जाए कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। वो किससे मिलेगा? जब आप लीफ नोड देख लोगे, तभी आपको पता चलेगा कि भैया आपका डिसीजन ट्री कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे लीफ नोड मिल गया, यहाँ पे लीफ नोड मिल गया। इस वाले डिसीजन नोड में देखिए, यहाँ पे लीफ नोड मिल गया, बट इसके बाद एक और डिसीजन नोड, फिर डिसीजन नोड ने स्प्लिट करा लीफ नोड और लीफ। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको लीफ नोड नहीं मिले, मतलब लास्ट में आपको डिसीजन नहीं मिले कि ये इधर ये यस हो रहा है या नो हो रहा है, कुछ भी पूरा कंप्लीट कंप्लीट नहीं मिले, तब तक आपका ये ट्री बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। अब जब बढ़ते रहेगा, तो डेटा आपका क्या होने लगेगा, ओवर फिटिंग करने लगेगा। ओवरफिट मतलब क्या, कि बहुत ज्यादा ही वो अच्छा एक्यूरेसी देने लगा। अब आप सोच के देखो, कोई मॉडल 100% एक्यूरेसी देने लगा, तो ये भी सही बात नहीं है ना, कि आपका ऐसा हो गया कि मॉडल इतना ज्यादा ना एक्यूरेसी देने लगा, 99.99% देने लगा। तो ऐसा भी मॉडल अच्छा नहीं होता, उसको ओवर फिटिंग मॉडल बोलते हैं। अगर आपका मॉडल 95% दे रहा है, 90% दे रहा है, 92% दे रहा है, 85% दे रहा है, दैट इज लाइक गुड मॉडल। ठीक है, थोड़ा ना थोड़ा तो एरर करेगा ना वो चीजें। तो इस तरीके से आपने इसको कंसीडर करा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें और भी क्या चीजें हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा इसको कि डिसीजन नोड, अब आपको पर्पस समझ में आ गया ना, जो मैं दिखा रहा था आपको, ठीक है। और ये सारा चीज मैंने आपको एक्सप्लेन अभी कर दिया थोड़ी देर पहले, कि रूट नोड किसको बोलते हैं, लीफ नोड किसको बोलते हैं, स्प्लिटिंग किसको बोलते हैं, और पेरेंट और चाइल्ड नोड किसको बोलते हैं, ये सारा चीज आपने देखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम मैं कंडीशन ले रहा हूँ फिर से, एंड उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने बोला कि ये सारे आपके कॉलम हैं, डे, वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड प्ले, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे कंडीशन लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आई ऊपर चला जाए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ये वेदर का कॉलम है, टेम्परेचर का कॉलम है, ह्यूमिडिटी, विंड, और आपको डिसीजन बनाना है कि खेलने जाना है कि नहीं जाना है। तो मैंने बोला कि एक आपने कॉलम ले लिया वेदर, अब आप टेम्परेचर भी ले सकते हो, अब आप ह्यूमिडिटी भी ले सकते हो, विंड भी ले सकते हो, कोई भी कॉलम ले सकते हो। ये कैसे डिसाइड होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे आप वेदर को ही ले रहे हो, टेम्परेचर को क्यों नहीं ले रहे हो, ये सारा चीज। तो मान लेते हैं कि अभी आपने वेदर को ले लिया, तो वेदर आपके पास कितने टाइप का है, सनी, क्लाउडी, रेनी। ये तीन तरीके का है, सनी, क्लाउडी एंड रेनी। सनी मतलब क्या, सन है, अगर सन है। अब देखिए, तीन तरीके का डिसीजन है, क्लाउडी है क्या, हाँ है। सनी है क्या, तो सनी में भी आपने बोला ह्यूमिडिटी का फैक्टर ले लेते हैं, तो आपने ह्यूमिडिटी का फैक्टर ले लिया। क्या ह्यूमिडिटी हाई है, तो आपने बोला नो। क्या ह्यूमिडिटी नॉर्मल है, तो आपने बोला यस। ठीक है, तो देखिए नो और यस मिल गया ना, मतलब क्या, आपको लीफ नोड यहाँ भी मिल गया, लीफ नोड यहाँ भी मिल गया। तो अनटिल अनलेस आपको प्योरली यस या प्योरली नो नहीं मिल जाए, तब तक आपको बढ़ाना है। क्लाउडी में देखिए यस मिल गया, मतलब ये प्योरली मिल गया आपको लीफ नोड। रेनी में क्या विंड है, तो आपने बोला स्ट्रांग है। स्ट्रांग है क्या, तो आपने बोला नो। वीक है क्या, आपने बोला यस। तो आपको क्या, यहाँ पे भी कंप्लीट नोड मिल गया, लीफ नोड मिल गया, यहाँ भी कंप्लीट लीफ नोड, यहाँ भी कंप्लीट लीफ नोड, यहाँ भी, यहाँ भी। अब आप देखिए कि वेदर सनी है, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड जो है वीक है, तो आप बोलोगे कि नहीं मैं खेलने नहीं जाऊंगा, मतलब ऐसा कंडीशन बन रहा है।
अब टेम्परेचर सनी मतलब क्या, पूरा सन आ रहा है, बहुत ज्यादा हॉट है, हाई है, तो गार्जियन बोलते हैं मत जाओ भाई खेलने। क्लाउडी वेदर है, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी भी हाई है, बट विंड जो है वो वीक है, मतलब क्लाउडी वेदर है तो थोड़ा सन का रेस नहीं पड़ रहा है, आप लोग खेलने जा रहे हैं। ठीक है, क्लाउडी वेदर है, माइल्ड है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड तेजी से बह रहा है, आपने बोला यस। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे कंडीशन बनाए। ठीक है, अब इस कंडीशन को कैसे देख सकते हैं, तो देखते हैं। तो देखिए, जैसे आपने देखा, अब आपको पता करना होगा कि भैया इस कंडीशन को आप कैसे चेक कर सकते हो। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए बोला जाता है कि आपको, देखिए, आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि हाउ डज अ ट्री डिसाइड व्हेन टू स्प्लिट। ट्री कैसे डिसाइड करता है कि कब स्प्लिट करना है, ट्री को कैसे पता चलता है कि वो कॉलम चाहिए। इसके लिए जो टेक्निक यूज करते हैं, वो आपका सबसे पहला टेक्निक होता है इंट्रोपी। फिर दूसरा टेक्निक होता है आपका इंफॉर्मेशन गेन। फिर तीसरा टेक्निक आपका होता है गिनी इंडेक्स। ये सभी को डिटेल में मैं बताऊंगा, बट ओवरऑल अभी आप देख लीजिए किस तरीके से इसको कंसीडर करते हैं। अब पहला जो हुआ वो उसको आप बोल रहे हो इंट्रोपी। इंट्रोपी बेसिकली बोलता है कि आपके डेटा में कितना एरर है। मतलब क्या, ये बोलता है कि आपके डेटा में कितना अनसर्टनिटी है। मतलब आपका डेटा, जैसे मैंने ऐसे बनाया है, दो बॉक्स बना दिए, देखिए दो बॉक्स। ठीक है, अब मैंने बॉल्स को ऐसे अरेंज कर दिया। ठीक है, अब एक जगह बॉल को ऐसे अरेंज कर, अब बताइए किसमें, मतलब ऑर्डर जो होता है, मेजर ऑफ ऑर्डर कम है, किसमें ऑर्डर कम है और किसमें ज्यादा है। तो आप बोलोगे कि सर ये प्रॉपरली ऑर्डर्ड है। तो ऑर्डर्ड है तो मतलब क्या हुआ, इसमें इंट्रोपी जो होगा वो कम होगा। ये क्या है, ये इन ऑर्डर और अनऑर्डर्ड है। तो अनऑर्डर है तो इसमें इंट्रोपी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब तो पर्पस समझ गए ना, कि अगर आपका डेटा जो है वो प्रॉपरली ऑर्डर्ड है, सही तरीके से अरेंज है, तो उसमें इंट्रोपी का वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा। इंट्रोपी तो वही बताता है ना कि आपके डेटा सेट में कितना अनसर्टेनिटी है, कितना मतलब एरर है, कितना मतलब जो डेटा का अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, वो इंट्रोपी मेजर करता है। तो मैंने आपको ये डायग्राम से बना दिया कि अगर आप एक बॉल, मतलब एक ग्लास में बॉल को सही तरीके से अरेंज कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, उसमें एंट्रोपी कम रहेगा। और उसी चीज को आपने इधर उधर अरेंज कर दिया, किसी भी चीज को या एयर मॉलिक्यूल को मान लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंट्रोपी उसका ज्यादा। तो जो इंट्रोपी होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, -P ऑफ प्लस, प्लस मतलब क्या, पॉजिटिव क्लास, जो आपका यस वाला है उसको पॉजिटिव क्लास। उसके बाद log बेस 2 ऑफ दैट P पॉजिटिव। उसके बाद माइनस P निगेटिव लॉग ऑफ P निगेटिव। अब P पॉजिटिव किसको बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव क्लास, और P निगेटिव किसको बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेटिव क्लास। ठीक है, और S क्या बोल रहे हैं, जो आपका सेट है, मतलब जो आपका डेटा है। ठीक है, फिर से मैं लिख के आपको बता देता हूँ, देखिए इंट्रोपी किसको बोल रहे हैं, आप यहाँ पे जो भी आपका रहेगा इंट्रोपी आप बोलोगे, जैसे आपके पास पॉजिटिव है डेटा। ठीक है, तो आपने क्या बोला, -P ऑफ यस, ठीक है, लॉग बेस 2 P ऑफ यस। ठीक है, यहाँ पे जो P ऑफ यस रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, वही यहाँ पे रहेगा। फिर आपने क्या करा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो लॉग बेस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब समझ में आ गया ना। अब आपको कंप्लीट यस या कंप्लीट नो मिला, उसी के बेसिस पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब जो वैल्यू आएगा यहाँ पे,
उसी के बेसिस पे आपका इसमें पॉजिटिव वाले में जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका निगेटिव वाला मतलब नो में जाएगा। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया। डायरेक्टली इंटरव्यू में आपसे इंट्रोपी का फॉर्मूला, इंट्रोपी क्यों यूज करते हैं एंड इंट्रोपी का फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से हम लोग इसको ले रहे हैं, कैसे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको न्यूमेरिकल में, ये आपको मैं जो डेटा है कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, इसको मैं कल बताऊंगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें आज की समझ में आई कि क्या हम लोग डिसीजन ट्री में करते हैं और क्यों करते हैं, कैसे हम लोग को लास्ट फाइनल रिजल्ट मिल पाएगा, क्या होता है प्रूनिंग, क्या होता है रूट नोड, क्या होता है पेरेंट नोड, क्या होता है लीफ नोड, ये सारा चीज क्या होता है। हम लोग को अगर फाइनल रिजल्ट में वैल्यू चाहिए, कैसे हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, आपको कब पता चलेगा कि आपको ट्री को स्प्लिट करना है नहीं करना है, प्री प्रूनिंग क्या है, पोस्ट प्रूनिंग क्या है, ये सारा चीज हमने देखा। चलिए, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है। हम लोगों ने क्या देखा था, इंट्रोपी को देखा था। एंट्रोपी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, एंट्रोपी को बेसिकली अगर आप इस तरीके से लिखते हो एंट्रोपी, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बेसिकली हो जाता है क्या, माइनस पी ऑफ यस लॉग बेस टू पी ऑफ यस माइनस ऑफ पी नो लॉग टू पी नो। ऐसे हम लोगों ने लिखा था एंट्रोपी का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब वो जो मैं स्लाइड में जो मैंने जो प्रॉब्लम रखा था उसको भी डील करूंगा, बट मैं एक ऐसे एज सच एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग इंट्रोपी निकालते हैं। ठीक है, तो मैं इंट्रोपी निकाल रहा हूँ, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आया। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से एंड देन उधर भी हम लोग समझ लेंगे वो जो लाइक क्लाउडी वेदर और वो वाला था उसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो जैसे ऐसे बोला कि सपोज सपोज वी हैव 14, we suppose we have what, suppose we have 14 classes। ठीक है, एंड इसमें क्या है, बेसिकली 14 क्लासेस हैं और इसमें हम लोग के पास, और वी कैन से 14 रिकॉर्ड्स है, 14 क्लासेस नहीं 14 रिकॉर्ड्स, एंड उसमें दो क्लास है जो हम, ये हम लोग के डेटा सेट 14 रिकॉर्ड मतलब 14 डेटा, 14 रोज एंड 2 क्लासेस हैं। ठीक है, आउट ऑफ दिस 14 रिकॉर्ड्स हाउ मेनी instances give yes as the output। मतलब क्या, जो मैं लीव नोट का बात करता था प्योरली यस प्योरली नो, वो उस तरीके से देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। तो मैंने बोला कि 14 रिकॉर्ड्स है, उसमें से मैंने बोला कि यस आने का है 8 एंड नो आने का है 6। तो अब मैं इसको, इसके बेसिस पे मैं इंट्रोपी निकालने जा रहा हूँ, इंट्रोपी। ठीक है, कैसे निकालेंगे इंट्रोपी यस और नो का, तो इंट्रोपी जो होता है बेसिकली वो होता है माइनस पी ऑफ यस। तो यस कितना है, फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रहा, डायरेक्टली लिख रहा, माइनस पी ऑफ यस। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या हो जाएगा, 8 बाई टोटल 8 प्लस 6 14 लॉग बेस टू 8 बाई 14। ठीक है, उसके बाद नो का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 बाई 14 लॉग बेस टू 6 बाई 14। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अराउंड वैल्यू आपका आएगा 0.985। तो अगर मैं इंट्रोपी पूछूं, अगर मैं इंट्रोपी पूछूं, ये पर्टिकुलर क्लास का डिवाइड किया गया तो इसका इंट्रोपी कितना आया, 0.985। तो ये इस तरीके से आया। अगर मैं इंट्रोपी कंसीडर करूं तो इंट्रोपी तो बहुत ज्यादा है, तो मैंने आप क्या सर बोला, सर तो एक मैं, डाउट था सर इसमें। जी जी बताइए। सर इंट्रोपी का फार्मूला आपने माइनस पी एस लॉग पी लॉग टू पी डाला था इसमें,
प्लस प्लस था और बाद में माइनस था, तो ये माइनस नहीं माइनस प्लस नहीं नहीं होगा? नहीं 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 भाई, कहीं पे भी आप मैंने प्लस नहीं डाला, देखिए फॉर्मूला में। रुकिए मैं दिखाता हूँ, देखिए कहीं भी प्लस है? कल के इसमें था ना सर? कल वाले में था, रुकिए। वो आपने जो स्लाइड दिखा है कि कहीं तो भी मैंने देखा इंट्रोपी का फॉर्मूला प्लस और माइनस लिखा हुआ था। नहीं 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 भाई भाई भाई, एंट्रोपी का फॉर्मूला में उसमें है ही, होगा ही नहीं। ये तो मैं क्लासेस में दिखा रहा था, स्लाइड्स में आप बोल रहे हो? यस यस, स्लाइड्स में देखा था, राइट। नहीं 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 भाई, स्लाइड्स में अगर होगा तो तब भी देखता हूँ मैं। कहाँ है भाई? हाँ, ये वाला। अरे भाई ये यस है, प्लस मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओके पॉजिटिव ओके, प्लस मींस यस। ये यस है। ठीक है सर। तो पी यस माइनस, अरे नोटेशन चेंज कर देते हैं ना लोग, ठीक है, तो वही चीज हाँ है। राइट राइट, वो अब मैं कंफ्यूजन में आ गया कि यहाँ पे प्लस नहीं और ये नहीं माइनस है, तो नहीं नहीं, माइनस माइनस दोनों प्लस नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इंट्रोपी वाले फॉर्मूले में दोनों जगह निगेटिव, ठीक है, दोनों जगह। ओके सर। ओके, निगेटिव कॉमन ले और लोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बट निगेटिव है दोनों जगह, ठीक है। राइट तो सर। ओके सर। इंट्रोपी आ गया आपका 0.9852, ठीक है। अब इंट्रोपी इस तरीके से आया। अब मैं चेंज चेक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेक कर सकता हूँ कि कैसे किसका आया, क्या रिकॉर्ड था, किस तरीके से था, वो सारा चीज हम लोग चेक कर सकते हैं ऑल टुगेदर, ठीक है। समझ में आया क्या? ये समझ में आया? हाँ सर। कल मैंने यस आपको कल मैंने आपको एंट्रोपी करके बताया था ना, सॉरी, कल मैंने आपको ये डेटा दिखाया था ना, क्लास 8 का, क्लास 9 का, क्लास 10 का, क्लास 11 का, बॉयज एंड गर्ल हॉस्टल में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये वाला दिखाया था ना, ठीक है। उसमें भी हम लोग चीजों को देख सकते हैं, उसमें कितने डेटा में यस है, कितने डेटा में नो है, सबका हम लोग इंट्रोपी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहोगे तो टोटल इंट्रोपी आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अगर मैं आपको करके बताऊं, पूरे डेटा को अगर मैं दिखाऊं आपको फिर से, तो उसमें कुछ यस थे, कुछ नो थे, ऑल टुगेदर उस तरीके से थे। तो मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा डेमो लेकर आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे इंट्रोपी 8 का निकालना था, 8 क्लास, जो क्लास 8 के थे, उसमें मैंने बोला कि मतलब आउट ऑफ, मतलब टोटल 3 थे लोग, 3 लोग थे, तो आउट ऑफ 3, मैं बस बता दे रहा हूँ आपको, आउट ऑफ 3, 2 लोग का यस था एंड 1 लोग का नो था। तो कैसे बनाओगे, सोच के देखिए। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, -2/3 लॉग बेस 2, 2/3, यही लिखोगे ना, -1/3 लॉग बेस 2/3। इसको अगर आप करोगे तो 0.9182 आएगा, ठीक है। जस्ट मैं आपको डेमो के लिए बता रहा कि क्लास 8 का मान लेते 3 था, 3 टोटल थे, उसमें से 2 यस है और 1 नो है, तो कैसे निकालोगे। फिर मैंने सोच लिया 9th का निकाल लेते हैं। 9th में मैंने बोला कि चलो सेम ही है, इस 9th में भी सेम है, 2 यस एंड 1 नो, ठीक है। अब ये किस तरीके से निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा इस ये वाला पार्ट। तो मैंने बोला कि वही सेम, -2/3 लॉग 2, 2/3, और उसके बाद -1/3 लॉग 2, 1/3। सर इसका भी क्या है, 0.918, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं, मैं आपको और भी तरीके से दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। अब मैंने बोल दिया 10 का, अब 10 में मैंने बोल दिया यहाँ पे कि 10 में एक यस था एंड यहाँ पे 3 नो था, ऐसा मैंने बोल दिया। तो ये कैसे निकलेगा, -1/4 लॉग 2, 1/4, -3/4 लॉग 2, 3/4, ठीक है। अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो 0.811 आएगा, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट देखा जो आपका 11th का था, क्लास 11th का, उसको मैंने बोला कि इसमें है 3 यस एंड 1 नो, तो कैसे करेंगे, 3/4 लॉग 2, 3/4। समझ में आ रहा होगा ना, अब तो समझ में आ गया होगा ना इंट्रोपी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लॉग 2, 1/4। अब इसका आया 0.81। अब सोच के देखिए, जिसका इंट्रोपी कम है वो बढ़िया है आगे सेपरेशन के लिए, मतलब डेटा को कैसे चूज करेंगे, किसको सेपरेट करेंगे ऑल टुगेदर, मतलब वो क्लास बेहतर है। जैसे मैंने 11th लिया, 10th लिया, 9th लिया, 8th लिया, ये सारा चीज लिया ना, तो
तो आप यहाँ पे देखो किसका एंट्रोपी कम है, सोच के देखिए। 0.9182 इसका है, 0.9182 इसका है, 0.81 इसका है, 0.81 इसका है। मतलब क्या, क्लास 10 और क्लास 11 का एंट्रोपी बढ़िया है, एंट्रोपी कम है, मतलब ये अच्छा है। जिसका एंट्रोपी ज्यादा रहेगा उसका वो क्लास अच्छा नहीं रहेगा। समझ में आया क्या ये पार्ट जो मैंने आपको बताया? आया ना समझ में? अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। चल, यस अब सर। अब हाँ, अब नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, बट इसको अभी थोड़ा देर के लिए होल्ड ऑन पे करते हैं, पहले हम लोग स्लाइड पे जाते हैं एंड उसको समझते हैं कि कैसे हम लोग देख पाएंगे। तो मैंने कल यहाँ तक खत्म किया था, यहाँ तक ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे इस डेटा में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अरे यार ये क्या हो रहा है, खुद ब खुद चेंज हो रहा है मेरा ये स्लाइड, दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है सर। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है इम्प्योरिटी ऑफ फीचर 2 एंड फीचर 3। ठीक है, ये मुझे अरे यार, थोड़ा सा लाइन पे रहिएगा, होल्ड करिए। हेलो, चलिए देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, सपोज मेरे पास दो फीचर है, एक फीचर 2 है, एक फीचर 3 है। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या किसको हम लोग बेटर फीचर बोल सकते हैं। तो मैंने एक फीचर 1 मेरे पास पहले था, मैंने क्या करा, यहाँ पे 8 यस और 4 नो है। ठीक है, फीचर 1 में। अब क्या करेंगे हम लोग, फीचर 2 में देखेंगे क्या है, 5 यस 2 नो, 3 यस 2 नो। और उसके बाद जब नीचे जा गए तो ये कंप्लीटली यस आ गया, इसमें इसमें कंप्लीटली नो आ गया, इसमें कंप्लीटली यस आ गया, इसमें कंप्लीटली नो आ गया। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि इसका एंट्रोपी ज्यादा है कि इसका एंट्रोपी ज्यादा है ऑल टुगेदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा, देखिए यहाँ पे 5 यस 2 नो है ना, -5/7 log 2 5/7। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे -2/7 log 2 2/7। अब जैसे ही आपने इसको करा, देखिए इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आता है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन करा तो यहाँ पे 0.34 प्लस 0.51 0.85 आ गया। ये किसका आया, ये किसका आएगा, फीचर 2 का 0.85। यहाँ पे देखिए 0.8। अब मैं इसका चेक करता हूँ, इसका देख लेते हैं कितना है। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे किया, रख लेते हैं, 3 यस एंड 2 नोस था। ठीक है, -3/5 लिया मैंने log 2 3/5, एंड यहाँ पे क्या करा, 2/5, क्योंकि 2 यहाँ पे नो था, log 2 2/5। इसको कैलकुलेट किया तो 0.966। अब बताइए, मैंने यहाँ पे लिया हायर द एंट्रोपी द लोअर विल बी प्योरिटी। एंट्रोपी जिसका ज्यादा है, प्योरिटी उसका कम है, और वो बेटर मॉडल नहीं हो सकता है, मतलब बेटर कॉलम नहीं हो सकता है सिलेक्शन के लिए। तो आप किसको लोगे, आप किसको लोगे, तो आप बोलोगे कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ। समझ में आया? इंट्रोपी का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा उतना आपके मॉडल के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको देखकर भी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि आप यहाँ पे जो सेलेक्ट कर रहे हो, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, एंट्रोपी जो होता है वो आपके डेटा सेट में कितना एरर है, कितना डिसऑर्डर्ड है, उसको चेक करने में हेल्प करता है। एंट्रोपी जो होता है, आपका नोड जो आप सेलेक्ट कर रहे हो नोड, वो कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, वो आपको चेक करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एट्रीब्यूट, मतलब कि किस कॉलम को सेलेक्ट करना है, कि किस कॉलम को सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। उसको चेक करने के लिए आपको ये नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन गेन एंड गिनी इंडेक्स। इन दोनों की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो। आप इंट्रोपी के हेल्प से कॉलम को सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, बस चेक कर सकते हो कि कितना एरर है कितना नहीं है। बट अगर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि कौन सा कॉलम को सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलम को सेलेक्ट नहीं करना है, फॉर स्प्लिटिंग द डेटा, उसके लिए क्या यूज करोगे, उसके लिए क्या चेक करोगे आप, उसके लिए आप इंफॉर्मेशन गेन एंड गिवन इंडेक्स। अब इंफॉर्मेशन गेन क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन गेन ये बोलता है कि जब जब आपका जो मेन मेन डेटा था, मतलब जो आपका मेन नोड था, ठीक है, देखो जो आपका मेन नोड था यहाँ पे, अगर आप कंसीडर करके देख रहे हो तो यहाँ पे देखो मेन नोड जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, यहाँ इसको आप स्प्लिट कर रहे हो दो पार्ट में, फिर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, फिर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। तो जो ये जो था ये आपका था मेन नोड, और वी कैन से पेरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंट्रोपी था, यहाँ पे जो इंट्रोपी, इसका भी इंट्रोपी निकालते हैं ना, यहाँ पे जो इंट्रोपी था वो स्प्लिट होने के पहले क्या था और स्प्लिट होने के बाद क्या था, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन गेन बताता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंफॉर्मेशन गेन टेल्स हाउ मच द पेरेंट इंट्रोपी हैज डिक्रीज आफ्टर स्प्लिटिंग इट विद सम फीचर। मतलब क्या कि आपने क्या करा, जो पहले से पेरेंट इंट्रोपी है उसका एंट्रोपी क्या है, अब आपने इसको स्प्लिट कर दिया, तो स्प्लिट कर दिया तो क्या आपका एंट्रोपी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ये आपको देखना है। तो इंफॉर्मेशन गेन क्या बोलता है कि पहले जो एंट्रोपी था उसके बाद जब आप क्या करोगे, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे आफ्टर स्प्लिटिंग वाले डेटा से, तो आपका एंट्रोपी कितना कम हुआ वो बेसिकली शो करता है इंफॉर्मेशन गेन। तो इंफॉर्मेशन गेन जितना जितना आपका यहाँ पे ज्यादा होगा, इंफॉर्मेशन गेन जितना ज्यादा होगा उतना आपका बेस्ट होगा सॉल्यूशन, मतलब वो फीचर सेलेक्ट करने, बेस्ट कॉलम सेलेक्ट करने। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंट्रोपी जो होगा वो जितना ज्यादा होगा, आपका आपका जो वो कॉलम होगा उतना खराब होगा। अगर इंफॉर्मेशन गेन जितना ज्यादा होगा आपका कॉलम उतना अच्छा होगा। समझ में आ गया, इस तरीके से हम लोग बेसिकली कंसीडर। तो मैंने बोला चलो इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसको देख कंसीडर कर रहे हैं इसके बेसिस पे। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे देखिए ये येलो डॉट देखिएगा, येलो डॉट, ठीक है, मैं इसको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसको इधर रखते हैं। देखिए प्रैक्टिकली समझ जाओगे ना ये इस तरीके से, तो आपको पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि ये येलो शो कर रहा है कि मैं जिम जाऊंगा, और ये स्टार शो कर रहा है कि मैं जिम नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब जिम जाने के लिए और नहीं जाने के लिए आपके पास था दो कॉलम, एक था कॉलम एनर्जी और एक था कॉलम मोटिवेशन, होता है ना। एक तो आपका हुआ अरे यार आज थक गया, एनर्जी नहीं बचा हुआ, नहीं जिम जाऊंगा, और एक होता है मोटिवेशन नहीं है भाई, अरे छोड़ो यार आज संडे है नहीं जाता। तो लाइक दो कॉलम आपके पास है। अब मैं बोल रहा हूँ कि किस कॉलम को आप सेलेक्ट करोगे बेटर फीचर सिलेक्शन के लिए। तो मैंने बोला इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, इंट्रोपी निकालेंगे पहले वाले का और इंट्रोपी निकालेंगे बाद वाले का, और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। जो इंट्रोपी जो इंफॉर्मेशन गेन आपको मिलेगा उस और उस इंफॉर्मेशन गेन में जिसका भी इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने देखा यहाँ पे कि 16 जो था यस था, मतलब गो टू जिम, एंड 14 जो था वो क्या था, विल नॉट गो टू जिम। तो ये यस है ये नो। अब स्प्लिट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, जिसका एनर्जी हाई है वो कितने वाले कितने लोग हैं, 12 लोग हैं जो जिम जा रहे हैं, और एनर्जी हाई होने के बाद एक लोग है जो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जिनका एनर्जी लो है उसमें 4 लोग हैं जो जिम जा रहे हैं, 4 यस, यहाँ पे देखिए 12 यस 1 नो, यहाँ पे क्या है 4 यस एंड 13 नो, ठीक है, इस तरीके से हुआ।
अब देखिए यहाँ मैं निकालना फीचर जब हम लोग एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं, तो जो पेरेंट पेरेंट मतलब क्या है इसका, जो 16 एंड 14 का है मैंने निकाला, -16/30 log टू 16/30 -14/30 log टू 14/30, इसका आया 0.99। मतलब क्या, पहले था आपका इंट्रोपी 0.9। ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इंट्रोपी बताइए पेरेंट का ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी आपका हाई है, एनर्जी आपका हाई है तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, तो -12/13 log टू 12/13 -1/13 log टू 1/13, तो इसका कितना आया 0.39। स्प्लिटिंग करने के बाद एनर्जी जिसका हाई है उसका एंट्रोपी 0.39 आया। अब इंट्रोपी पेरेंट का जब एनर्जी लो है तो ये आ गया ना 4/17 log टू 4/17 -13/17 log टू 13, इसका आ गया 0.679। अब आपको इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकलेगा, आपको निकालना होगा कि इंट्रोपी आफ्टर मतलब स्प्लिटिंग करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो आप देखिए सोच के देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए 13 13 क्या है इसका 12 और 1 13, 13/30 टोटल कितना है यहाँ पे 30 है, यहाँ पे टोटल कितना है 13 है, टोटल यहाँ पे कितना है 70। अब आपको क्या करना है, जो आपका एनर्जी हाई के बेसिस पे जितने हैं टोटल मिला के उसको डिवाइड करना है आपका बिफोर स्प्लिटिंग वाला, तो 13/30 और मल्टीप्लाई करना है आपको इसका इंट्रोपी जितना आया वो आपने कर दिया। उसके बाद 17/13 मतलब ये टोटल कितना है 17, 17/30 किया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.79। ये जब आपने कैलकुलेशन करा तो ये आपका आया 0.6। तो ये क्या बोलता है पेरेंट, पेरेंट का पहले क्या था 0.99, और उसके बाद पेरेंट का जब एनर्जी के साथ आप इंप्लीमेंट किए तो इसका आया 0.62। तो आपका एंट्रोपी क्या हुआ 0.36, मतलब क्या 0.99 से आपका एंट्रोपी गिर के आ गया 0.36। ठीक है। अब मैंने फीचर 2 लिया मोटिवेशन क्यों लिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसको किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। गाइस समझ में आया ना ये वाला पहले वाला। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे है 16 लोग जो जिम जाएंगे मोटिवेशन के बेसिस पे, 14 लोग जो है नहीं जाएंगे। अब इसमें मैंने कंसीडर किया कि बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है, उसमें 7 लोग जो है वो जिम जा रहे हैं, 7 यस और 1 नो है। न्यूट्रल मतलब मोटिवेशन है नहीं है न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाले में 4 यस है 6 नो। ठीक है। ये कैसे देख रहे हैं हम लोग, एक सीट बना हुआ रहेगा वहां पे रोज वगैरह में इस तरीके से। ठीक है, और उसमें से हम लोग ये सारे पॉइंट्स निकाल रहे हैं। अब हाईली मोटिवेटेड जो है उसमें से 5 लोग जो है वो जाएंगे, 7 लोग जो है नहीं जाएंगे, इस तरीके से है। तो पेरेंट का इंट्रोपी क्या था 16 एंड 14, 16 एंड 14, तो आपने इंट्रोपी निकाल दिया था ना 0.99। देखिए यहाँ भी 16 14 है, यहाँ भी 16 14 है, तो 0.99 इंट्रोपी यहाँ से निकल के आ गया। अब मैंने बोला कि इंट्रोपी जो होगा पेरेंट का मोटिवेशन जब कुछ भी नो मोटिवेशन है तो कैसे निकलेगा, -7/8 log टू 7/8 -1/8 log टू 1/8, ये आ गया 0.5, तो इसका आ गया 0.5। ठीक है। उसके बाद मैंने पेरेंट का मोटिवेशन लिया न्यूट्रल, तो देखिए यहाँ पे क्या है 4/10 log टू 4/10 -6/10 log टू, तो इसका आया 0.97, इसका था 0.99, 0.54 आया 0.97 आया। अब जब हाईली मोटिवेटेड है तब देखते हैं, तो 5 5 है, 5/12 log टू 5/12 -7/12 log टू 7, इसका आया 0.98, इसका आया 0.9। तो अभी तक ये फाइनली निकला नहीं है, अब कैसे निकालेंगे, जब इंट्रोपी पेरेंट का जब मोटिवेशन फैक्टर ले रहे हैं, ये तो 3 फैक्टर लिए बट ओवरऑल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8/30, इसका टोटल कितना था 8 था, इसका टोटल कितना था 10 था, और इसका टोटल कितना था 12 था 12। तो 8/30 इंटू 0.54, ये समझ में आ गया 0.54 इसका इंट्रोपी था, प्लस 10/30 0.97 प्लस 12/30 0.9, इसका कितना आया गया टोटल, अगर आपने मोटिवेशन फैक्टर को लिया तो 0.86। अब यहाँ पे 0.99 को 0.86 से माइनस कर दिया तो ये 0.13 आया। मतलब क्या, पहले 0.99 था और स्प्लिटिंग करने के बाद आपका आ गया 0.86, तो कितना घटा, बहुत कम घटा ना, 0.13 घटा। तो एनर्जी फीचर गिव्स मोर रिडक्शन व्हिच इज 0.37 देन मोटिवेशन फीचर। क्यों, क्योंकि एनर्जी फीचर ने ज्यादा रिडक्शन दिया, 0.99 से आ गया ये 0.62, तो ज्यादा इसका डिक्रीज हुआ ना। तो जो आपका ज्यादा डिक्रीज कर दिया एंट्रोपी को, मतलब क्या, इंफॉर्मेशन गेन जिसका ज्यादा हुआ, ज्यादा किसका हुआ 0.37 का, तो उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या, एनर्जी एज आवर रूट।
तो इसको हम लोग एनर्जी को हम लोग रूट नोड सेलेक्ट करते हैं। समझ में आया? तो वो जो बर्गर वगैरह मतलब वो कि बर्गर खाना है, मार्केट जाना है, खेलना है नहीं खेलना है, वो सारा फैक्टर इससे निकल जाता है, किस कॉलम को हमको सेलेक्ट करना है, किस कॉलम को नहीं करना है। बट ऑल टुगेदर जब आप कोड लिखोगे तो कोड में आपको ये सब कंसीडर नहीं करना है, कोड ऑटोमेटिकली करके दे देता है। बट मैथमेटिकली मेरे को आपको इसका इंट्यूशन समझाना। हाँ जी, समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी किसी को कोई दिक्कत क्या है इसमें? हाँ जी, प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, नहीं। ठीक है। नो सर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किडनी इम्प्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गिनी इम्प्योरिटी और वी कैन से गिनी इंडेक्स। ठीक है, तो गिनी इंडेक्स जो होता है वो एडवांस वर्जन है इंट्रोपी का। ठीक है, गिनी इंडेक्स जो होता है वो क्या है? वो बेसिकली एडवांस वर्जन है इंट्रोपी का। क्यों? क्योंकि इंट्रोपी को अगर मैं बताऊं तो इंट्रोपी जो होता है उसका रेंज होता है 0 से 1, और जो आपका गिनी इंडेक्स होता है इसका होता है 0 से 0.5। मतलब क्या? सेम प्रोसेस को करने में इंट्रोपी को ज्यादा टाइम लगेगा और गिनी इंडेक्स को कम टाइम लगेगा। ये आप ग्राफ से देख सकते हैं। देखिए, 0 से 1 किसका होता है, और यहाँ पे 0 से 1 हो गया, ये देखिए इंट्रोपी का है। और गिनी इम्प्योरिटी का 0 से 0.5। 0 से 1 तक पहुंचने में इंट्रोपी को लग रहा है 1, और गिनी इम्प्योरिटी को लग रहा है 0.5। समझ में आ गया? तो इंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो आप समझ गए। इम्प्योरिटी सॉरी गिनी इम्प्योरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो इसी तरीके से होता है। क्या होता है? इसमें आपका लॉग का कोई भी टर्म नहीं आता, ये होता है आपका 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो का स्क्वायर। फिर से मैं लिख के बता देता हूँ। गिनी इम्प्योरिटी जो होता है, गिनी इंडेक्स जो होता है 1 - पी ऑफ यस का होल स्क्वायर प्लस पी ऑफ नो का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका ऑल टुगेदर। तो आप समझ गए ना, यहाँ पे लॉग वाला कोई टर्म नहीं आएगा, तो ऑलरेडी टाइम कम लगेगा ऑल टुगेदर। और इसको क्या करते हैं? 1 से माइनस। ठीक है, तो एट्रीब्यूट विथ लो गिनी इंडेक्स शुड बी प्रीफर्ड एज कंपेयर टू हाई गिनी इंडेक्स। ये क्यों बोला गया? क्योंकि गिनी इंडेक्स जो होता है वो इंट्रोपी को compete करता है। तो इंट्रोपी क्या बोलता है? इंट्रोपी जिसका कम उसका अच्छा होता है ना, वो गुड होगा। उसी तरीके से गिनी इंडेक्स बोलता है गिनी इंडेक्स शुड बी प्रीफर्ड एज, मतलब लो गिनी इंडेक्स मतलब क्या? इंट्रोपी और गिनी इंडेक्स सेम ही होता है, मतलब सेम नहीं होता है बट वो टाइम का फर्क होता है उस तरीके से। तो इंट्रोपी जो काम करता है, मेजर ऑफ ऑर्डरनेस एंड ऑल दोस थिंग, वो ही गिनी इंडेक्स भी करता है। तो बस क्या होता है, टाइम का फर्क हो जाता है, ये जल्दी कर देता है और वो कम में करता है। तो गिनी इंडेक्स जिसका कम है वो बढ़िया है। समझ में आया? गिनी इंडेक्स जिसका ज्यादा है वो नहीं सही। आई होप आपको समझ में आया ये। समझ में ठीक है आया? सर। ठीक है सर, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब इसको कैलकुलेट करके कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो मैंने वो नोटबुक पे आ जाते हैं, उस वाले पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। अम, या गिनी इंडेक्स और वी कैन से इम्प्योरिटी। यार टाइम कितना जल्दी चला जाता है। चलिए देखिए, गिनी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? गिनी इंडेक्स को 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का होल स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो का। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। अब सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, इसमें एग्जांपल लिया कि मान लेते हैं कि एक कॉलम है क्लास का, जिसमें मैंने ले लिया 8 9 10 11। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि ये स्टे कर रहा है हॉस्टल, स्टे इन हॉस्टल। ठीक है, अब इसमें क्लास 8 वाले में था यस था 2 और नो था 1। 9 वाले में था यस था 2, नो था 1।
10th वाले में मैंने बोला यस था 1, नो था 3। जो कल अभी थोड़ी देर पहले किया ना वही, नो था 1। टोटल वैल्यू क्या हो गया, ये वाला कॉलम था टोटल वैल्यू। यार ये कोई देखेगा तो बोलेगा कि यार क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, बट ऑल टुगेदर आप लोग को ध्यान रखना है भाई, तुरंत नोट्स बना लेना नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए 2/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ पे 1/4, और यहाँ पे 3/4। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्या हो जाएगा 1/3, 1/3, 3/4 एंड 1/4। अब हम लोग इम्प्योर किन्हीं निकालते हैं सारे सारे क्लासेस का हम लोगों ने निकाला था ना अभी, इंट्रोपी 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, वैसे ही हम लोग किन्हीं निकालते हैं। यस 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यस का क्या हो गया यहाँ पे 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है। माइनस प्रोबेबिलिटी नो का 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है। इस तरीके से तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग 4/9 आएगा। इसको डेसिमल में देख लीजिएगा। ठीक है। गिनी जो होगा 9 का, गिनी जो होगा 9 का वो भी तो सेम ही था ना, 2/3, 1/3। देखिए यहाँ पे, देखिए 2/3, 1/3, 2/3, 1/3, तो गिनी 9 का भी उतना ही आ गया। समझ में आया ना कैसे आया गिनी 9 का। 4/9। ठीक है। अब गिनी निकालता हूं मैं 10 का, तो गिनी 10 का क्या होगा, एक 1/4 है एंड 3/4 है, तो 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको आप निकालोगे तो सपोज लगभग 3/8 आ जाए। और गिनी 10 का कितना होगा, सॉरी 11 का कितना होगा, तो 11 का जब आप निकालोगे 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का whole square। ये बेसिकली आएगा 3/8। ठीक है। अब जिसका भी ये वैल्यू कम है, अब आप सोच के बताओ, सोच के बताओ कि किसका वैल्यू कम है, क्या आप बता पाओगे। 4/9, अब बताइएगा आप। 4/9, 4/9, 3/8 एंड 3/8, जो तो वैल्यू सेम है, तो बताइए किसका ज्यादा कम है। खाली है ना, हाँ खाली है। ठीक। किसका ज्यादा है किसका कम है बताइए भाई। 3/8। किसका, किसका। अरे क्या हो गया, ये कैलकुलेशन आपसे नहीं हो रहा है क्या। 3/8 का लो है सर। 3/8 का लो है तो किसको सिलेक्ट करोगे आप, किसको सेलेक्ट करोगे, जो 3/8 है, मतलब कौन कौन सा, क्लास 10 और क्लास 11। ठीक है। और वो डेसिमल पॉइंट जिस तरीके से भी बनेगा उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। हाँ सर हाँ। सर यस भाई, सर। हाँ जी बोलिए। क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हो क्या। चलिए ठीक है। यार एक बात बताइए, वीरेंद्र, वीरेंद्र यस सर। क्या हो गया, बोलते नहीं हो भाई तुम, यस सर। बोलते नहीं हो नहीं तुम। सर देख रहा हूँ क्या सर। नहीं नहीं सर थोड़ा सा हार्ड पड़ता है ना तो उसको 2-3 बार देखेंगे तो हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप करोगे तभी तो प्रॉब्लम फेस करोगे ना, जब तक आप नहीं हाँ करोगे तब तक सर तो अब ऐसे ही दिखते क्या रहेगा अगर कि हाँ हो रहा कुछ है हो रहा है। मैं आपके लिए हाँ सारा सर भेज एक देता दो बार हूँ आप देखना लोग के पड़ेगा लिए। थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल यही मैं बोल रहा हाँ हूँ सर। भाई। ये बिल्कुल मतलब मैं ये नहीं बोल रहा इजी है, मैं बार बार बोल रहा कि टफ है टफ है, पहले प्रैक्टिस करो देखो, हाँ मैं थोड़ा सा हार्ड है ना सर ये। हाँ हाँ प्रैक्टिकली मैं क्यों बता रहा इतना ये मैथ्स और ये सारा प्रोबेबिलिटी और ये सारा चीज, क्योंकि आप प्रैक्टिस करो। ये नोट्स जो है ये जल्दी जल्दी इसलिए लिखना पड़ता है कि थोड़ा सा टाइम का कॉन्स्टेंट हो जाता है,
नहीं तो मतलब मैं चीजें उस तरीके से समझा देता हूँ आप लोग को, और साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि भाई आप इसको डेली डेली देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। नहीं देखोगे, पूरा मशीन लर्निंग गायब हो जाएगा और फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथमेटिकल इंट्यूशन इतने सारे कोड हैं। फिर मैं आपको पीपीटी भेज देता हूँ स्लाइड बनाकर, सारी चीजें, ये जो स्लाइड है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ऑल्दो हम लोग मतलब मैं इसको रेफर करता हूँ जब भी पढ़ाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब मैं आपको आप लोग के लिए भेज दूंगा कि इससे आपको मतलब कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो जाती है यहाँ पे ऑल टुगेदर, समझ में आ गया ना। अब मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कब आप स्प्लिटिंग रोक देते हो, तो जब आपको इसके लिए क्या करना, प्री प्रूनिंग पोस्ट प्रूनिंग करना पड़ेगा। या आप क्या कर सकते हो, जब आप मॉडल बनाओगे, मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आप उसको स्टॉप कर सकते हो। जब आप मॉडल बनाओगे तो पहले ही डिफाइन कर दो कि इतना लंबा ही ट्री आपका होने वाला है, ठीक है। ऐसा मत करो, मतलब पहले ही डिफाइन कर दो, उसको बोलते हैं मिनिमम सैंपल लिव एंड मैक्सिमम फीचर। जितना आप देखना चाहते हो उतना लिख दो। सपोज आप 10-10 ही बनाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप अगर बनाने का सोच लिए कि नहीं ये सब फैक्टर मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब पहले ही प्री प्रूनिंग लगा दो या बाद में पोस्ट प्रूनिंग लगा दो। जितना भी कट करना है कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो, ये मैं दिखाऊंगा कैसे इन सभी को आप कंसीडर कर पाओ, ठीक है। चलिए, तो ऑल टुगेदर अगर मैं आपको दिखाने का कोशिश करूं, अ, तो कुल मिला के अगर, अरे ये चला जाता है, किधर गया। तो ये चलो ये चीज कल ही बताऊंगा फिर से, मतलब जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया ना, ये यहाँ पे ऑलरेडी करा हुआ है, इसको मैं देख के कल, मतलब इसको मैं आपको कल बताऊंगा, बिकॉज ये जल्दबाजी में ये हो जाएगा चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें जो हम लोगों ने करा था, यही चीजें लिखी पड़ी है, इसको मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कैसे प्री प्रूनिंग पोस्ट प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ सारा चीज, एंड कैसे हम लोग डिसीजन ट्री रिग्रेसर यूज करते हैं, कैसे इसको कंसीडर करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है ऑल। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको कल मैं इसका पूरा थ्योरेटिकल इंट्यूशन बता दूंगा कैसे करते हैं, और कल हम लोग थोड़े बहुत कोड देख लेंगे कि कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलिए, इसको रिवाइज करते रहिए। डिसीजन ट्री, क्लासिफायर, डिसीजन ट्री, रिग्रेसर। रिग्रेसर हम लोगों ने अभी तक नहीं करा है, वो हम लोग करेंगे ऑल द वे। क्या डिसीजन ट्री कर सकता है, ठीक है। ये जो बेसिकली होते हैं, ये डिफरेंट डिसीजन ट्री के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉडल्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉडल को हम लोग यूज करते हैं। एक होता है ID3 और एक होता है कार्ड। कार्ड डिसीजन ट्री कौन सा है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एल्गोरिथम है, ठीक है। और ID3 भी सॉल्व करते हैं, इन सभी को हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई डेटा है आपके पास, ठीक है, तो आपने बोला कि भैया एज यहाँ पे 14 है और यहाँ पे एज क्या है 21 है। इस तरीके से हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे थे कॉलम बना के, मैं बस वही बता दूंगा कि किस तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से, तो मैंने बोला कि अगर एज लेस देन 15 है तो आप प्रिंट कर दो। इफ एल्स वाला स्टेटमेंट याद है ना, जो हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन में करा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो हम लोग ट्री बना रहे हैं, डिसीजन ट्री बना रहे हैं, तो उस डिसीजन ट्री में बेसिकली इफ एल्स वाला स्टेटमेंट चल रहा है, ठीक है, चल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या चीजें चल रही है, यहाँ पे एज मैंने 14 लिया, अगर एज लेस देन 14 है तो प्रिंट कर दो स्कूल जाओगे। एलिफ मैंने बोला कि एज मोर देन 15 है एंड एज लेस देन 21 है तो आप कॉलेज जाओगे, एल्स आप वर्किंग, मतलब वर्किंग। अब इसी को आप डिसीजन ट्री में देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला ट्री, देखिए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए तो।
देख पा रहे हो आप यहाँ पे कि अगर एज जो है लेस देन 15, अगर है तो आप स्कूल जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं है तो क्या आपका एज मोर देन 15 है और लेस देन 21 है, तो आप क्या है, अगर यस है तो आप कॉलेज जाओगे, और अगर नहीं है तो आप क्या, वर्किंग। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया हाँ ना सर। कैसे हुआ? चलिए ठीक है। इस तरीके से मैंने ये वाला आपको कल डेटा भी दिखाया था, ये वाला याद है कि वेदर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, विंड कैसा है, तो आप खेलने जाओगे कि नहीं जाओगे, ठीक है। इस तरीके से अब आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं कॉलम लेता हूँ आउटलुक, आउटलुक मतलब क्या, ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, तो आउटलुक में आपने कंडीशन लिया, मान लेते सनी को, ओवरकास्ट को, रेन को, उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली लीफ नोड डिसाइड कर रहे हो। ये सारा चीज मतलब आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्योरिटी, अब या इस तरीके से कंसीडर कि आउटलुक कभी ले लेंगे, कभी टेम्परेचर ले लेंगे, कभी ह्यूमिडिटी लेंगे, कभी विंड लेंगे, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है आप लोग को। ये कैसे डिसाइड होता है, एंट्रोपी और गिनी प्योरिटी के हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो बेसिकली कंसीडर कि आप क्या करते हो, किस तरीके से डेटा को देखते हो। तो अगर आपके इंट्रोपी कम है तो वो बढ़िया है, और अगर आपका इंट्रोपी ज्यादा है तो वो क्या है, वो आपके लिए खराब है, ठीक है। अब देखिए इंट्रोपी का फॉर्मूला यही चीज होता है ना, इंट्रोपी का, देख पाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फीचर वन, फीचर वन को मैंने सेलेक्ट करा, इसमें 6 यस है, 3 नो है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 3 यस एंड 3, फिर यहाँ पे 3 यस और 0 नो, मतलब 3 यस मिल गया कंप्लीटली, तो ये क्या हो गया, लीफ नोड हो गया। अगर यहाँ पे 3 नो मिल जाता तो क्या हो जाता, लीफ नोड मिल जाता। उसी तरीके से हम लोगों ने इसके एक्सप्रेशन को फॉर्मुलेट करा। आई होप ये चीजें दोबारा नहीं एक्सप्लेन करनी पड़ी, ये चीज आप समझ गए ना ये कैसे हो रहा है। मैं जैसे आपको दिखा रहा, हम लोगों ने ये सारी चीजें कर ली है, जैसे हम कॉलम वन को ले रहे हैं, फिर कॉलम टू को ले रहे हैं, वो सारी चीजों को हम लोगों ने कंसीडर करा, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, इसको किन्हीं इम्प्योरिटी से कंपेयर किया और देखा कि 0.5 क्यों है, 1 क्यों है, ये दोनों, ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन करा था, ठीक है। उसके बाद आप गिनी इम्प्योरिटी के बेसिस पे किसी भी कंडीशन को देखकर देखिएगा, तो गिनी इम्प्योरिटी में क्या वैल्यू आ रहा है, और फीचर वन के लिए क्या वैल्यू आ रहा है, फीचर टू के लिए क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ना? अब व्हाट फीचर यू नीड टू सेलेक्ट टू स्टार्ट द स्प्लिट, तो इसको किससे सेलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन से। तो इंफॉर्मेशन गेन मैंने बताया था कि बिफोर स्प्लिट और आफ्टर स्प्लिट क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला जो आपको मैंने कल बताया था वही चीज होता है, एंट्रोपी बिफोर स्प्लिट और एंट्रोपी आफ्टर स्प्लिट, ठीक है। तो यही चीजें हम लोगों ने कंसीडर करी। तो पहले हम लोगों ने क्या निकाला, एंट्रोपी निकाला, फिर हर एक कॉलम का निकाला और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे टोटल वैल्यू से, याद है, 9/14 वैसे करके। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एंट्रोपी आ गया यहाँ पे। फिर हम लोगों ने क्या करा, गेन निकाला, गेन आपका क्या आया, 0.049, किसके लिए, कॉलम वन के लिए। अब कॉलम टू के लिए अगर 0.049 नहीं आएगा तो क्या होगा, आप उसको नहीं सेलेक्ट करोगे। समझ में आ गया ना? तो अब देखिए, जैसे हम लोगों ने देखा कि फीचर टू के लिए 0.051 था इंफॉर्मेशन के, और फीचर वन के लिए 0.049 है, सपोज ऐसा हम लोगों ने निकाला, तो किसको आप सेलेक्ट करोगे स्प्लिट के लिए, जो फीचर टू है या फीचर वन, मतलब आप, तो आप बोलोगे कि फीचर टू सेलेक्ट होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गेन किसका ज्यादा है, फीचर वन का, फीचर टू का ज्यादा है। आई होप गाइस समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक और कंडीशन हम लोग ध्यान में रखेंगे कि भैया अगर आपका डेटा सेट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है मतलब कि वो इजिली हैंडल हो जाएगा, तो आप इंट्रोपी यूज कर लेना। और अगर डेटा सेट बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप गिनी इम्प्योरिटी यूज कर लेना। ये कोड में कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। समझ में आया ना, ये चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है, यही चीज मैंने आपको बताया। बताइए समझ में आया? हाँ सर। यस सर। हाँ जी, आपको नरेंद्र, ये सारी चीजें कर रखी है ना आपने? हाँ सर। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब क्या होता है कंडीशन, जब आप कंडीशन ले रहे हो
तो हमेशा क्या ले रहे हो, कैटेगोरिकल डेटा में ले रहे हो ना कैटेगोरिकल डेटा। ये सनी टेक्स्ट देता है, ये भी टेक्स्ट देता है, ये भी टेक्स्ट देता है, ये भी टेक्स्ट देता है, और आपका जो आउटपुट है वो भी टेक्स्ट है। लेकिन लेकिन अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, न्यूमेरिकल डेटा है मतलब न्यूमेरिकल इन द नंबर वाला है क्या, इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट है आपका कैटेगोरिकल। ठीक है, अब ऐसे डेटा को आप कैसे डील करोगे, और यही सब डेटा क्या होगा जब आप आगे रिग्रेशन करोगे तो उसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसे इससे डील करोगे, तो आप देखिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बट देख लेते हैं कैसे। तो मान लेते हैं कि फीचर वन आपका ऐसे है 2.3 3.64 इस तरीके से वैल्यूज है, आउटपुट आपका यस नो यस नो यस नो है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस फीचर को सॉर्ट करना पड़ेगा, सबसे छोटा जो ऊपर रहे ऊपर हो जाएगा और सबसे बड़ा नीचे रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट करना है, मतलब क्या कि एक फिक्स वैल्यू सेलेक्ट करना है। ये जरूरी नहीं कि ये वाले वैल्यूज हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो इस वाले वैल्यू को या इसके रेंज वाले कुछ वैल्यू को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद स्प्लिटिंग करना है। तो अगर मैं बोलूंगा आपको कि थ्रेशोल्ड मैंने 2.3 सेट करा, तो मैंने एक फीचर सेलेक्ट करा लेस देन 2.3 ये वाले फीचर के लिए। तो आपने क्या बोला, लेस देन 2.3 में कितने यस कितने नो है, तो आप बोलोगे 1 यस है 0 नो है। ठीक है, अब लेस देन 2.3 वाले में और भी वैल्यूज होंगे, मतलब 1.1 2.2 ऐसे होंगे ना, तो नो कितने हो गए 3 यस और 3 नो। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए यस कितने हैं, एक ही है, और 3 यस और 3 नो क्यों आ गया, क्योंकि बाकी सारे तो नहीं है ना। देखिए 1 2 3, 3 यस 1 2 3, 3 नो, इसलिए यहाँ पे 3 नो आ गया। मतलब क्या कि आप स्प्लिटिंग कैसे कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। मैंने यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिया 3.6, अब इसके लिए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3.6 ले रहे हैं। यस कितने हैं, तो आपको क्या होल मिलेगा, एक यस दो यस, मतलब 2 यस हो गया। नो कितने हैं, मतलब लेस देन 3.6 कौन कौन नहीं है, तो 2 यस 3, तो यहाँ पे देख रहे हो 2 यस और 3 नो। समझ में आया ना कैसे कर रहे हो आप। अब मान लेते हैं कि थ्रेशोल्ड 4 सेलेक्ट कर लिए, 4 मतलब क्या, ये वाला। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू 4 कितने हैं, तो आप यस देख रहे हो तो 2 यस है, और नो देख रहे हो तो 2 यस और 2 नो। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से ये हो रहा है। न्यूमेरिकल डेटा अगर आपके पास आएगा तो कैसे डील करोगे, किस तरीके से रखोगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आया नहीं आया, अरे हाँ ना बोलो। नरेंद्र, यस सर। अरे आप लोग अपने आप से माइक अनम्यूट नहीं कर सकते हो क्या, क्या कर रहे हो आप लोग। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या देखा था कि अगर आपका डिसीजन ट्री का जो है मॉडल, अब ट्री जो होगा वो आप अब कहाँ पे आप रोकोगे, कि जब आपको प्योरली यस मिल जाए और प्योरली नो मिल जाए, यही उसी पे आप रोकोगे ना। अगर मान लेते हैं कि अगर ये नहीं मिल पाया आपको, तो डिसीजन ट्री तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, ओवर फिटिंग। तो आप इसके लिए क्या करते हो, प्री पुनिंग और पोस्ट पुनिंग करते हो, ये चीज मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरीके से कंसीडर करते हैं ऑल टुगेदर, कि भैया आपका डिसीजन ट्री किस तरीके से चल रहा है, कितना वैल्यू चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो सपोज अगर आपका प्योरली यस और प्योरली नो पहले ही मिल जाए, और डिसीजन ट्री फिर भी आगे बढ़ रहा है, तो क्या वो आपको चाहिए, नहीं चाहिए। आप क्या करोगे, उसको पहले ही कट कर दोगे, मतलब क्या, प्री प्रोनिंग कर दोगे। अब पोस्ट प्रोनिंग क्यों करते हैं, कि अगर आपका रिजल्ट जो होगा अगर आपको पहले नहीं मिल पाए तो उसके लिए क्या करेंगे, पोस्ट प्रोनिंग करोगे। देखिए ध्यान से, आपका रिजल्ट आपको पहले मिल गया, फिर भी ट्री आगे बढ़ रहा है, उसके लिए पोस्टपोनिंग करेंगे। और आपको पता है कि भैया आपका रिजल्ट इतने पे मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या करेंगे, प्री प्रूनिंग करेंगे। ठीक है, प्री प्रूनिंग पोस्टपोनिंग इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होता है, वो हाइपर पैरामीटर के बेसिस पे डिसाइड होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।
डिसीजन ट्री रिग्रेसर। अब इसमें किस तरीके से हम लोग काम में लेते हैं, तो सपोज देखिए जैसे आपने थ्रेशोल्ड वाला देखा था ना, उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे। तो डिसीजन ट्री रिग्रेसर हम लोगों ने लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम बनाया, देखिए एक्सपीरियंस, कैरियर गैप और सैलरी, इस तरीके से हम लोगों ने कॉलम बनाया। अब आपने आपने क्या करना है, डिसीजन रिग्रेसर में क्या होता है, आप एरर निकालते हो, ठीक है। अब उस एरर को फाइंड आउट करते हैं। मुझे क्या करना है, वही सारा कुछ करना है। तो एक्सपीरियंस इन सारे का चीज का है, सैलरी इतना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को देखना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट करा, लेस देन 2। अब लेस देन 2 मतलब क्या, यहाँ पे ऊपर आइए देखिए, लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2 वाले कितने हैं, एक है। तो आपने क्या करा, कितने यस है और कितने नो है। तो आपने बोला कि एक यस है। इसका वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे, इसका वैल्यू अगर आप कंसीडर करोगे, देखिए ध्यान से, तो इसका वैल्यू क्या है, 40K है। 40K है ना, लेस देन, देखिए यहाँ पे ध्यान से, 40K है, 40K। तो आपने यहाँ पे 40K लिख दिया। नो, नो वाले कितने लोग हैं, तो नो वाले जो बाकी बच गए, 42, 52, 60, 56 है, हो गया ना यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस आपको निकालने आता होगा, आई होप सो, मैंने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रखा है। और फिर इसका वेरिएंस निकालना है, इसका वेरिएंस निकालना है, इसका यस वाले का निकालना है, नो नो वाले का निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इस वेरिएंस को आपको देखना है किस तरीके से आप कंसीडर कर पाते हैं। तो वेरिएंस कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, वाई आई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/n, ये करते हैं ना हम लोग इस तरीके से। इसको मीन स्क्वायर एरर भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका वेरिएंस जो आया वो कितना आया, 60.8, ठीक है। और जो इधर वाले का आया, लेफ्ट वाले का आया 100। तो आप सोच के देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आया आपका 60.8, यहाँ पे वैल्यूज आया, और लेफ्ट वाले का आया 100 और राइट वाले का आया 51। ये जो क्या आया ना, फिर से देखिए, फिर से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वेरिएंस रूट का कितना आया, 60.8। रूट मतलब क्या, जो ये वाला है, ठीक है। तो इसका कितना आया वेरिएंस, 60.8 आया। इसको कैसे कंसीडर करेंगे, तो लेस देन इक्वल टू 2। ये कौन कौन से है, तो 40K है, 42K है, 52K है, 60K है एंड 50K है, राइट। इसका आप क्या करोगे, इसका वेरिएंस निकाल दोगे। 40K वाले कौन कौन से हैं, तो 40K वाले आपने निकाल दिए उसका वेरिएंस। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो लेस देन 2 वाले नहीं है, वो कितने लोग हैं, वो आपने निकाल दिया। अब कैसे आप वेरिएंस रिडक्शन कर रहे हो, पहले आप निकाल रहे हो रूट का, जो ऊपर वाला है, तो उसका वेरिएंस कितना आ गया, 60.8 आ गया। फिर आप क्या निकाल रहे हो, वेरिएंस निकाल रहे हो लेफ्ट का। लेफ्ट मतलब क्या, जो एक बच गया था, 40 - 50, तो इसका वेरिएंस हो गया 100। अब आप वेरिएंस किसका निकाल रहे हो, राइट का। तो राइट का आपने निकाला तो 51 आ गया। समझ में आया, रूट का आपका 60 पॉइंट समथिंग था, और लेफ्ट का इतना था, राइट का इतना था, ठीक है। अब वेरिएंस रिडक्शन कैसे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 60.8 माइनस टोटल कितने यस है, 1 यस है, 1/5 इंटू 100, और उसके बाद टोटल नो कितने हैं, 4/5 इंटू 50, ठीक है। इस तरीके से कंसीडर हम लोगों ने करा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे ही हम लोगों ने निकाला, इसका वेरिएंस कितना आया, 0 आ गया। मतलब वेरिएंस का रिडक्शन कितना आया यहाँ पे, 0। देख पा रहे हो आप, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, फार्मूला ये किया है सर ये वैल्यू पुटअप मैथमेटिकल, करके। जब तक आप अपने पेन पेपर से नहीं लेकर देखोगे, तब तक नहीं समझ में आएगा, समझे। मतलब ऐसे देखने से तो पूरी चीजें दिख रही हैं, जब तक आप अपने नोटबुक पे नहीं लिखोगे कैसे हो रहा है, ये सारा चीज मैं सारा कुछ भेज रहा हूँ आप पैरेलली नोटबुक पे देखिए, ट्राई करिए, और इन सारी चीजों को कंप्लीट करिए, ठीक है। जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको दिक्कत होने वाला है। आप ऐसे ही देखोगे तो जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे तब। अब देखिए, लेस देन इक्वल टू 2.5 मैंने ले लिया, ठीक है। 2.5 वाले क्या है, एक है, ठीक है। तो आप देखो, लेस देन इक्वल टू 2.5 वाला, तो एक ये यस है और ये यस है। 40K है, 42K है, देखिए यहाँ 40K, 42K, 52K, 60K एंड 50K। इसका वेरिएंस और इसका वेरिएंस सेम ही है ना, 60.8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आफ्टर स्प्लिट में क्या आ गया, यस वाले कितने हैं, 40K और 42K। नो वाले में कितना है, 52K, 60K एंड जो आपका रिमेनिंग बचा 56K, ठीक है। अब आपने क्या करा, वेरिएंस निकाला लेफ्ट का, क्योंकि रूट का आपने निकाल रखा है।
तो आपने वेरिएंस लेफ्ट का निकाला तो आपका आया 82। फिर आपने क्या निकाला, वेरिएंस राइट का निकाला, उसका आया 46.66। अब यहाँ पे देखिए 60.8 माइनस 2/5 इंटू 82, 3/5 इंटू 46 पर, यहाँ पे वेरिएंस का रिडक्शन कितना हुआ, 0.004। अब आप सोच के बताइए कि भैया आपका वेरिएंस का रिडक्शन लेफ्ट वाले में हुआ ज्यादा या राइट वाले में ज्यादा हुआ। मतलब क्या कि आपने ये वाला ट्री लिया, देखिए ध्यान से, वैल्यू आपने लिया लेस देन इक्वल टू 2, इस वाले में वेरिएंस का रिडक्शन 0 हुआ। अब आपने लिया लेस देन इक्वल टू 2.5, इसमें वेरिएंस का रिडक्शन कितना हुआ, 0.04। तो किसको आप सेलेक्ट करोगे, तो आप जिसमें लेस देन इक्वल टू 2.5 है उसको आप सेलेक्ट करोगे स्प्लिट के। ठीक है, अब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, क्या करा आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो आपका वैल्यूज ये सारा आ गया, लेस देन इक्वल टू 2.5, 60.8 इसका रूट है, यस वाले कितने हो गए 40 एंड 42। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 40 एंड 42 जो आपका आया ना उसका एवरेज ले लीजिए। एवरेज क्या आया 41 के, और जो नो वाले कितने हैं, 3 है, तो इन तीनों का एवरेज ले लीजिए, ये कितना आया 56 के। समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, कंसीडर कर रहे हो डेटा को और आगे सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब इसी में क्या हो जाएगा, सोच के देखो, ये सारा वैल्यूज आपने निकाला, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं सेलेक्ट करना है, किसकी वजह से मीन स्क्वायर एरर ज्यादा आएगा, किसकी वजह से मीन स्क्वायर एरर कम आएगा, किसमें आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा आएगी, किसमें आर स्क्वायर की वैल्यू कम आएगी, इन सभी चीजों को कंसीडर आपको करना है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना। हाँ सर। ठीक, हो गए क्लियर। यस सर। अब देखिए यस सर। देखिए हाँ सर। ध्यान ध्यान से आपको यही सारी चीजें देखनी है भाई, कि कैसे आप इन सभी को कंसीडर कर सकते हो। मैं आपके लिए देखिए जितना भी टाइम बच रहा है उसके लिए उसमें मैं आपको फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैं क्यों इतना सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज भाई जब तक आप नहीं समझोगे मैथमेटिकल इंट्यूशन को, तब तक कोड तो कहीं से भी मिल जाएगा, चैट जीपीटी से, इंटरनेट से, बट ये इस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बहुत कम मिलेगा। तो सपोज सपोज मैंने क्या करा, देखिएगा ध्यान से, आपके पास एक एग्जांपल जो आप आज हम लोगों ने करा, हम लोगों ने क्या करा, फीचर सेलेक्ट किया x1, x2, x3, x4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फीचर मैं क्या ले रहा हूँ, अब x1 x2 x3 है ना, अब मैंने क्या बोला, x1 x2 और x3 ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x4 आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है आपका कैटेगोरिकल डेटा, मतलब क्या यस नो ए 10 इस तरीके से, तो यस नो वाला आपका यहाँ पे डेटा है। ठीक है, और ये सारे क्या है आपके न्यूमेरिकल डेटा। अभी मैंने बताया था ना कि न्यूमेरिकल डेटा कैटेगोरिकल डेटा किस तरीके से डील करते हैं। अब मैंने ले लिया मान लीजिए 1.1, 2.2, 3, 3.6 इस तरीके से डेटा ले। ठीक है, अब मैंने ले लिया यहाँ पे 7.5 समथिंग कुछ भी, 8.8, 9.2, वो आप देख लीजिएगा किस तरीके से, 5.1 ऐसे डेटा ले, रैंडम हम लोग उठा रहे हैं, 2.5, 5.5, 6, 6.6, 7 इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ए है, मतलब ए मीन्स यस, बी मीन्स नो, ए मीन्स यस, बी मीन्स नो। समझ गए ना, इस तरीके से हम लोग डेटा को ले रहे हैं। तो आपको अभी मैंने बताया था ना कि अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगरिकल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका न्यूमेरिकल है तो कैसे डील करोगे, एक आप सेलेक्ट क्या करोगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप कोई भी थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट करने पर अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो सपोज मैंने बोला कि थ्रेशोल्ड वैल्यू है 4, मैंने ये बोल दिया। ठीक है, अब 4 है, ये क्या मैंने, अब थ्रेशोल्ड वैल्यू एक सेलेक्ट करने का तरीका ये भी होता है, एवरेज ले लो, जितने भी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये जो जितने भी पॉइंट्स दिए उन सभी का एवरेज ले लो, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू उससे भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मैं x1 के लिए निकाल रहा हूँ, तो x1 में क्या होगा, लेस देन 4, मोर देन 4। ठीक है, फिर ये कहा जाएगा, मान लेते हैं x2 में। ठीक है, अब x2 में जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो गया x2 में कि ये मान लेते हैं लेस देन 5, और इसके नीचे भी इस तरीके से चला जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा मोर देन 5। समझ रहे हो ना कैसे कैटेगराइज हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा कि भैया ये आ गया, मान लेते हैं x3 में मैंने लिख दिया लेस देन 6, यहाँ पे आ गया, और फिर मैंने लिख दिया मोर देन 6। जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए शो कर रहा हूँ। ठीक है,
इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो एंड आंसर निकाल सकते हो। बट ये किसके लिए हुआ? आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के, ठीक है। लेकिन अब यही चीज मुझे रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए निकालना है। तो मैंने एक और डेटा सेट ले लिया, देखिए ध्यान से, x1 x2 और यहाँ पे y। इस तरीके से मैंने ले लिया। x1 x2 क्या है? इंडिपेंडेंट। अब मैं आता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 20 30 40 50 60, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसी की बस बेसिस पे न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया जो आपका डिपेंडेंट है। मैंने लिख दिया 5 10 15 20 25 30, ऐसे लिख दिया। अब आप सोच के बताइए, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या है? कंटिन्यूअस है, और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कंटिन्यूअस है। अगर ऐसा सिचुएशन आए, इसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा? आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा थ्रेशोल्ड वैल्यू। जो भी आप थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट करोगे उसी के बेसिस पे डिसीजन बनेगा। थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद आप क्या निकालते हो? वेरिएंस निकालते हो। जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा वो आपको फीचर सेलेक्ट करते हो। समझ गए? अब मान लेते हैं कि x1 के लिए निकालना है, तो x1 के लिए मैंने बोला थ्रेशोल्ड वैल्यू है 3, ठीक है। अब एवरेज भी निकाल सकते हो, 6 5 11 4 15 3 18 तो 20 1 21, ठीक है। 21 डिवाइडेड बाई 7, मतलब 21 डिवाइडेड बाई 6 तो 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो मैंने बोल दिया कि चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है। x2 के लिए देख लीजिए, x2 के लिए क्या सिलेक्ट करोगे आप? 110 150 180 200 210, 210 डिवाइडेड बाई 6 तो लगभग 30 के करीब में आ गया। तो मैंने x2 को 30 से ले लिया, ठीक है। थ्रेशोल्ड इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं पहले वाले के लिए जाते हैं, कि मान लेते हैं यहाँ पे x1 है, मैंने बोला लेस देन 3, इधर मैंने बोला मोर देन 3। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा x2 को। अब x2 मैंने बोला क्या, यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने बोला कि मान लेते हैं लेस देन 10 कौन सा है, मोर देन 10 कौन सा है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं वैल्यू आ गया 1 10 और 5, ठीक है। इसमें वैल्यू आ गया, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी आ गया, मतलब किसी भी तरीके से वैल्यू आप ले लो। मैंने बोला कि 2 आ गया, 20 आ गया, 10 आ गया, 3 आ गया, 30 आ गया, 15 आ गया। समझ गए हो ना? 1 10 5 किसको लिखा मैंने? ये x1 x2 और ये y, ठीक है। x1 x2 y, x1 x2 y, समझ गए? अब मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लेते मोर देन 3 वाले, इसमें आ गया x2। अब मैंने बोल दिया ये लेस देन 50 वाले कौन है, मोर देन 50 वाले कौन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें बहुत सारे, वो जो ऊपर मैंने डेटा लिखा उसके बेसिस पे 4 40 20 5 50 25 ऐसे, मतलब ये x1 x2 ऊपर से मैं बता रहा। और मान लेते हैं यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे आपने देखा मोर देन 50 वाले कितने हैं, तो 6 60 30, इस तरीके से। अब ये डेटा कैसे ले रहे हो आप? कैसे ले रहे हो? यहाँ से ले रहे हो ना, देखिए 6 60 30 5 50 25, इस तरीके से आपने क्या करा, डेटा को लिया। और इसी तरीके से आप क्या करोगे, वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हो ना, किस तरीके से आप लोग कंसीडर करोगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने एक्चुअल और प्रिडिक्टेड में निकालना है। तो मैंने बोल दिया कि फॉर इसके लिए 1 10 एंड 5 के लिए। तो आप बताइए आपका एक्चुअल कितना है, ये है। प्रिडिक्टेड कितना है आपका? एक्चुअल क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। आपका प्रिडिक्टेड क्या हो गया, वो भी 5 हो गया। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर 2 20 एंड 10 3 30 एंड 15, अब इसमें क्या हो गया आपका y का वैल्यू? y का वैल्यू आप क्या ले रहे हो? y का वैल्यू 10, लेस देन 10 लिया है ना आपने। अब मैंने बोल दिया कि भाई इसका एवरेज निकाल लेते हैं, क्या होगा 10 प्लस 15 बाई 2। क्यों, कैसे निकाला 10 और 15, ये कितना आ गया 12.5। तो ये आपका एक्चुअल था, ये आपका मतलब एवरेज लेके आपने निकाल दिया इस तरीके से, ठीक है। अब आपने आपने क्या करा, फॉर 4 14 20 5 50 25, इसके लिए निकाल रहे हो आप। तो आप इसके लिए कैसे निकालोगे? तो आपने बोला कि y की वैल्यू क्या है, 20 है। कैसे निकलेगा? इन दोनों का एवरेज 20 25 45 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 22.5। समझ में आया ना? इस तरीके से आपने निकाला। अब आपको लास्ट वाले के लिए निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे? फॉर 6 60 30, तो उसके लिए क्या ही निकालोगे आप, ऑलरेडी है y इक्वल टू 30 एंड इसका जो वैल्यू है यहाँ पे y एवरेज भी 30 आ गया। अब कैसे आप
निकालोगे क्या, एरर, एरर कैसे निकालोगे, रेसिड्यूअल, रेसिड्यूअल किसको बोलते हैं, समेशन ऑफ y माइनस y प्रिडिक्टेड, y माइनस क्या, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर। अब कैसे निकालोगे, पहले पॉइंट्स के लिए 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, दूसरे पॉइंट के लिए 10 माइनस 12.5 का होल स्क्वायर, अब समझ में आ रहा होगा। तीसरे पॉइंट के लिए 15 माइनस 12.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या, 20 माइनस 22.5 का होल स्क्वायर, फिर क्या करोगे 25 माइनस 22.5 का होल स्क्वायर, एंड फिर क्या करोगे 30 माइनस 20 का होल स्क्वायर। समझ में आया ना ये कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। इसको आप क्या बोल रहे हो, टोटल रेसिड्यूअल और टोटल एरर। अब मान लेते हैं इसका इसका वैल्यू आ गया 25, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया 25। अब इसी तरीके से आप आगे भी सेलेक्ट कर लोगे, कैसे कैसे आगे चीजें होंगी। गाइस यहां तक समझ में आ गया ना कैसे हम लोग कर रहे हैं कंसीडर। हाँ सर, हाँ, फॉर्मूला। यस सर। अब वही चीज है। अब x2 को फीचर बनाओगे, x2 को फीचर बनाओगे, तो x2 में क्या था आपका, x2 को अभी आपने किसको फीचर बनाया, x1 को बनाया, x2 को फीचर, मेन फीचर बना के देखिए, इलेक्ट्रॉन। तो आपने लेस देन 20 ले लिया, मोर देन 20 ले लिया, या ऐसे ले लो लेस देन 20, मोर देन इक्वल टू सपोज 60, और एक और फीचर ले लो लेस देन इक्वल टू 50, ऐसे आप ले लो तीन, आपने इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया। अब इसमें कौन कौन से वैल्यू आ रहे हैं, तो 1 10 5 आ रहा है, 2 20 10 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करा, इसको x1 में स्प्लिट करा, x1 में क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, मैंने बोल दिया क्या, लेस देन वाले, लेस देन इक्वल टू 2 वाले कौन है, तो आपने बोल दिया 1 10 5, और यहाँ पे बोल दिया 2 20 10, सेम ही है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 50 वाले कौन कौन से हैं, तो आपने बोला 3 30 15 4 40 20, ठीक है। अब 5 15 25 ये वाला ले लिया आपने, ये लेस देन इक्वल टू 50 के लिए। अब इसके लिए आप क्या करोगे, 6 60 30, ठीक है। अब आपने और भी फीचर अगर आपको सेलेक्ट करना है इसके बाद, उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपने सपोज ये ले लिया, अब आपने बोला कि चलो एक और देख लेते हैं, x1 आपने बोला कि लेस देन, x1 में आपने लिया था ना लेस देन इक्वल टू 3, वो ले लेते हैं। मैंने बोल दिया कि लेस देन इक्वल टू 3 और मोर देन इक्वल टू 3, इस तरीके से मोर देन 3 लेते हैं, लेस देन इक्वल टू हो गया ना। अब यहाँ पे कौन कौन से आएगा, 3 30 15, और यहाँ पे आएगा 4 40 20, और यहाँ पे 5 15 25, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह उसी तरीके से हम लोग एक्चुअल और प्रिडिक्टेड निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि फॉर, ये हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, x2 के लिए, जो फीचर 2 सेलेक्ट करें, 1 2 10 20 एंड 5 10, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा आपका, एवरेज निकालेंगे कैसे, 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों पॉइंट के लिए कितना हुआ 7.5। तो अगर y एक्चुअल है 5, यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो आपका y प्रिडिक्टेड क्या हुआ 7.5। यहाँ पे देखिए फिर y एक्चुअल है 10, तो आपका y प्रिडिक्टेड क्या हुआ 7। समझ में आया, ये दोनों पॉइंट्स के लिए इस तरीके से हो गया। अब ये क्यों जरूरत पड़ेगा बाद में आपको एरर निकालने के लिए, मैंने बोला फॉर 3 30 एंड 15, इसके लिए क्या होगा, ऑलरेडी एक ही डेटा पॉइंट्स है, तो y एक्चुअल एंड y प्रिडिक्टेड सेम ही है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, फॉर 4 5 40 50 20 25, इसके लिए देख रहे हैं। तो अब कैसे निकलेगा, 20 और 25 का कितना निकलेगा y प्रिडिक्टेड 22.5, तो आप कैसे निकालोगे, y एक्चुअल जो था 20, तो y प्रिडिक्टेड कितना है 22.5, अब y एक्चुअल है 25, y प्रिडिक्टेड कितना है 22.5, समझ गए, इस तरीके से आप निकाल ले। अब आपने क्या करा, मान लेते हैं रेसिड्यूअल निकाल रहे हो, रेसिड्यूअल, टोटल रेसिड्यूअल। अब ये क्या हो रहा है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, समेशन करते हैं हम लोग, तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो पहला वाला क्या था 5 माइनस 7.5 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 7.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15 माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 22.5 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 22.5 का होल स्क्वायर प्लस 30 माइनस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरीके से आप कंसीडर करोगे। अब इसको आपने कंसीडर करा, तो मान लेते हैं इसका इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू आ गया, मान लेते हैं सपोज 24 या 26 आ गया। मतलब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मतलब मैं जस्ट इस तरीके आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन। अब किसको आप सेलेक्ट करोगे, किसको आप सेलेक्ट करोगे, जिसका रेसिड्यूअल
जिसका रेसिडुअल ज्यादा हो, ठीक है, उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिसका रेसिडुअल क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आगे पीछे के। आई होप मैंने आपके डाउट को क्लियर कर दिया, बहुत सारे कैलकुलेशन को दिखाकर, बहुत सारे कैलकुलेशन को करके समझ में आ गया होगा आपको, आई होप सो। गाइस आया ना समझ में? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो क्या आप ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप उससे एग्री हो? इंफॉर्मेशन गेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गिनी इम्प्योरिटी और एंट्रोपी। क्या आप इससे एग्री करते हो? क्या आप इससे एग्री करते हो? अरे एग्री करते हो कि नहीं? इंफॉर्मेशन गेन अगर हाँ ज्यादा सर। है, वो अच्छा है ना मॉडल के लिए, और गिनी इम्प्योरिटी या इंट्रोपी ये अगर कम है, तो वो अच्छा है ना मॉडल के लिए। तो इसलिए तो मैंने लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया?